नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, कांग्रेस लगातार दावा कर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में उसे जीत हासिल होगी और बीजेपी को हार मिलेगी। राहुल गांधी तो कई बार ये ऐलान कर चुके हैं। अब बाकी नेता भी बिल्कुल राहुल गांधी की तरह फुल कॉन्फिडेंस में ऐसा कहने लगे हैं। खासकर कांग्रेस की बात कर रहा हूं। आप चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, राजस्थान को देखें, मध्य प्रदेश को देखें या तेलंगाना की बात करें, हर जगह कांग्रेस को जीत की तरफ बढ़ता हुआ बताया जा रहा है। कांग्रेस के इस दम के आगे अब मीडिया का बड़ा तबका भी यही बता रहा है कि कांग्रेस बीजेपी से मजबूत स्थिति में है। इन 5 राज्यों में कई सर्वे कांग्रेस की जीत को दिखा रहे हैं। कुछ लोग सीधे सीधे कांग्रेस की जीत का अनुमान बता रहे हैं और कुछ हैं जो अगर मगर करते हुए भी बता रहे हैं कि कांग्रेस कैसे जीत रही है। जैसे कोई ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना के गणित को बीजेपी की हार का कारण बता रहा है, तो कोई सुरक्षित सीटों के समीकरण और बीजेपी की बगावत या एंटी इनकम्बेंसी को फैक्टर बताकर भविष्यवाणी कर रहा है कि बीजेपी इन 5 राज्यों के चुनाव में हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। खैर, अब चुनावों के परिणाम यानी रिजल्ट तो जब आएंगे तब पता चल ही जाएगा कि किसका आकलन कितना सही निकला और किसका गलत निकला। लेकिन फिलहाल बीजेपी कांग्रेस के आगे अटकी लटकी और भटकी हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, आपने मोदी जी को कई बार ऐसा कहते हुए सुना होगा कि कांग्रेस सरकार में योजनाएं अटकी लटकी भटकी रहती थीं, लेकिन हम काम करके दिखाते हैं। ये जो तीनों शब्द है, ये तीनों शब्द हमने मोदी जी से उधार में लिया हुआ है, जो यहां रख रहे हैं और मोदी जी पे ही और उनकी पार्टी पे चस्पा कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं आगे आपको बताते हैं। मगर अब तो देश ही देख रहा है कि आप कैसा काम करके दिखाते हैं मोदी जी। आज ही का एक एग्जाम्पल देता हूं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है, और ट्वीट क्या है मल्लिकार्जुन खड़गे का, देखिए सामने है आपके सामने, कि मोदी जी एक आम भारतीय के जन्म से लेकर उसकी जीवन के अंत तक मोक्षदायिनी मां गंगा का महत्व बहुत ज्यादा है। अच्छी बात है कि आप आज उत्तराखंड में हैं, पर आपकी सरकार ने तो पवित्र गंगा जल पर ही 18% जीएसटी लगा दिया है। एक बार भी नहीं सोचा कि जो लोग अपने घरों में गंगा जल मंगवाते हैं उन पर इसका बोझ क्या होगा। यही आपकी सरकार के लूट और पाखंड की पराकाष्ठा है, ये कह रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। दरअसल दोस्तों, डाक विभाग से गंगोत्री के गंगा जल की 250 ml यानी मिलीलीटर 250 मिलीलीटर की बोतल अब तक 30 रुपए में दी जा रही थी डाकघर से। लेकिन खबर आई है कि सरकार ने इस पर अब 18% जीएसटी जोड़ दिया है, जिससे इसकी कीमत 35 रुपए हो गई है। इसी पर खड़गे साहब ने मोदी सरकार को घेरा है। लेकिन फिर सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम यानी सीबीआईसी की तरफ से सफाई आई है कि गंगा जल का इस्तेमाल पूरे देश में लोगों के द्वारा पूजा के लिए किया जाता है और पूजा सामग्री को जीएसटी से बाहर रखा गया है, यानी गंगा जल पर कोई जीएसटी नहीं है, ये सीबीआईसी कह रही है। लेकिन ऐसा है, अगर ऐसा है, मान ले सीबीआईसी ने जो कहा है वही सच है और मानना भी चाहिए, लेकिन अगर ऐसा है तो फिर यह खबर क्यों आई और कैसे आई, इसका खुलासा तो होना ही चाहिए। खैर, मोदी सरकार के काम करने का तरीका ही ऐसा हो गया है कि कौन क्या करता है इसकी खबर ही नहीं रहती है। इसीलिए कई बार बीजेपी के सांसद ही अपनी सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, चाहे सुब्रमण्यम स्वामी देश की आर्थिक हालात या चीन के मुद्दे पर मोदी को घेरें या वरुण गांधी संजय गांधी अस्पताल के मामले में स्मृति ईरानी के फैसले पर सवाल उठाएं। दरअसल 9.5 सालों की मोदी सरकार में बहुत कुछ अटका लटका भटका दिखाई दे रहा है, जबकि कांग्रेस लगातार 2 बार विपक्ष में रहने के बाद अब पूरी तरह से एकजुट होकर ऐसे खड़ी हो गई है कि बीजेपी उसके आगे झुकती हुई दिख रही है। 5 राज्यों में चुनावों का शंख निर्वाचन आयोग बजा ही चुका है। आज पीएम मोदी भी शंख फूंकते हुए नजर आए, लेकिन यह शंख किसी चुनावी राज्य में पीएम मोदी नहीं फूंक रहे थे, बल्कि पिथौरागढ़ के यानी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के गौरीकुंड में मोदी जी ने शंख बजाया है। यह तस्वीर देख लीजिए जरा, मोदी जी को शंख बजाते हुए ले आइए तस्वीर सीधे स्क्रीन पर, और देखना जरूरी है क्यों फूंक रहे हैं मोदी जी यहां पर शंख। जरा इस तस्वीर को फुल स्क्रीन लेके आइए, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं मोदी। जरा ऑडियो के साथ ले आइए।
दोस्तों, काफी अरसे बाद ऐसा हुआ कि मोदी किसी चुनावी राज्य की बजाय ऐसी जगह पहुंचे जहां चुनाव नहीं है। आज उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया। फिलहाल ये तो नहीं कहा जा सकता है कि पिथौरागढ़ दौरे का चुनावों से कोई संबंध है या नहीं, लेकिन जिस अंदाज में आज मोदी नजर आए उसमें बीजेपी की संभावित हार की झलक जरूर दिखी। अभी मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी ऋषिकेश पहुंचे थे। ये तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में आप ये ऋषिकेश गंगा के तट पर कुछ अफसाना लिख रहे हैं शायद शिवराज सिंह चौहान साहब। खैर, तो ऋषिकेश पहुंचे थे। हमेशा हमने देखा है कि चुनावों के बीच बीजेपी के दिग्गज नेता चुनावी राज्यों में ही नजर आते हैं, लेकिन अभी वो तीर्थ स्थलों पर दिख रहे हैं। तो फिर सवाल उठने लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे कांग्रेस के नेता लगातार चुनावी राज्यों में बीजेपी को घेर रहे हैं। आज प्रियंका गांधी ने मंडला पहुंचकर, मध्य प्रदेश के मंडला पहुंचकर इसी तरह बीजेपी को घेरा और कांग्रेस की तरफ से गारंटियां भी दी। किसानों की कर्ज माफी से लेकर ओबीसी आरक्षण और जाति जनगणना का वादा प्रियंका गांधी ने किया। प्रियंका गांधी ने पढ़ो और पढ़ाओ स्कीम की बात भी की। जरा सुनते हैं प्रियंका गांधी क्या कुछ कह रही हैं। बच्चों की जो शिक्षा है, पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना। कि कांग्रेस सरकार में जो ये पढ़ो और पढ़ाओ योजना है, इसके तहत कक्षा 1 से कक्षा 8 तक 500 रुपए हर महीने मिलेंगे। 9 से 10 तक हर बच्चे को हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे और 11 से 12 कक्षा में हर बच्चे को 1500 रुपए हर महीने मिलेंगे। तो पहली क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक हर महीने किसको क्या मिलेगा, प्रियंका गांधी यहां वो गारंटी दे रही हैं। पढ़ो और पढ़ाओ योजना। लेकिन उसी मध्य प्रदेश में जो कुछ हुआ उसको लेकर भी प्रियंका गांधी अपनी बात रख रही हैं। जरा सुन लेते हैं, सुनिए जरा प्रियंका गांधी की दूसरी बाइट। आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। 18 साल से सरकार चल रही है, 22,000 घोषणाएं की हैं। मंडला जबलपुर की जो सड़क है 10 साल से बन रही है। 10 साल से पहले 4 लेन की बन रही थी, अब 2 लेन की बन रही है, लेकिन 10 सालों में बना नहीं पाए। वही मैं कह रही हूं, ढंग से नहीं बनी है। आप आ जाइए ना मंच पे। मुझे बताते रहिए। यहाँ प्रियंका गांधी जो बात यहाँ रख रही हैं और उनको कोई प्रॉम्प्ट कर रहा है तो कह रही हैं कि आप आ जाइए ना मंच पे। खैर, ये सब चलता रहता है और राजनीति में। लेकिन एक तरफ मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये दोनों उत्तराखंड के यात्रा पे निकल जाते हैं। ये उत्तराखंड की यात्रा करते हैं, कोई ऋषिकेश के किनारे तो कोई और कहीं, और कोई शंख फूंकता है, कोई कुछ और लिखता है। ये सब क्यों कर रहे हैं? उत्तराखंड में चुनाव तो है नहीं। चुनाव तो मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में है, मिजोरम में है। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? और क्या ये डमरू बजाने से, शंख फूंकने से इनकी सरकार आ जाएगी? एक बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ कांग्रेस की तैयारियों को देखकर समझ आ रहा है दोस्तों कि इस बार सत्ता में लौटकर ही कांग्रेस दम लेगी। हालांकि कांग्रेस की तैयारियों से बीजेपी के साथ साथ मीडिया भी बेदम और बेचैन दिख रहा है। कई खबरें ऐसी प्लांट की जा रही हैं जिनसे जनता के बीच ये मैसेज जाए कि इंडिया में फूट पड़ गई है या कांग्रेस के सहयोगी उसे छोड़ रहे हैं। कभी एनसीपी और कांग्रेस में सीट बंटवारे का झगड़ा बताया जाता है, तो कभी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच अदावत दिखाई जाती है। हालांकि इंडिया के नेता कह चुके हैं कि उनके बीच जो मतभेद होगा वो सुलझा लेंगे। आज शरद पवार ने तो ये दावा कर ही दिया है कि अगले साल महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ही जीतेगी और अजीत पवार कभी भी सीएम नहीं बनेंगे। सुप्रिया सुले ने यहां तक कह दिया कि अगर अजीत दादा अगर सीएम बन जाते हैं तो पहले इंसान मैं होऊंगी जो जाकर उनको माला पहनाए, उनका स्वागत करे। और इधर उनके पापा कह रहे हैं कि वो कतई सीएम नहीं बनेंगे, अजीत पवार।
खैर, और इधर राहुल गांधी को लेकर भी एक खबर प्लांट की गई कि सतना में एयरपोर्ट पर शहडोल गए थे, आपको याद होगा। सतना में एयरपोर्ट पर जब वो उतरे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ देखकर राहुल गांधी नाराज होकर वापस प्लेन में जाकर बैठ गए। कुछ लोगों ने इसे राहुल की सुरक्षा में चूक भी बताया है। ये देखिए, ये तस्वीर जरा फुल स्क्रीन ले आइए, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है जिसके बारे में खूब बातें हो रही हैं, लेकिन यहाँ पर बात कुछ और है। कुछ लोग कह रहे हैं सुरक्षा में चूक, कुछ लोग और कुछ कह रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि आप जाइए और जहाज में बैठ जाए। उनके सुरक्षा कर्मी जो हैं, जरा ऑडियो सुन लेते हैं, ऑडियो के साथ में ले आइए इसको। तो कुल मिलाकर यहाँ राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक बताया जा रहा है और कोई कुछ और कह रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जब राहुल गांधी पूरी भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ के बीच बने रहे तो अब उन्हें भीड़ से तकलीफ क्यों होगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भीड़ इतनी थी इसलिए राहुल गांधी नाराज होकर गुस्से में प्लेन के अंदर बैठ गए। तो देखिए खबरें कैसे प्लांट होती हैं, उसका एक नमूना आपके सामने पेश कर रहा हूं। साफ पता चल रहा है कि ये सारी खबरें किसी भी तरह कांग्रेस को कमजोर करने के लिए चलाई जा रही हैं। तो दोस्तों आइए आज न्यूज पॉइंट में चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस इतनी मजबूत हो चुकी है कि अब बीजेपी उसके आगे सीधे खड़े नहीं हो पा रही है, और इसीलिए मीडिया के जरिए कांग्रेस और इंडिया को लेकर अलग अलग एंगल से खबरें बनवाई जा रही हैं। क्या कांग्रेस के आगे बीजेपी अटकी, लटकी और भटकी हुई दिख रही है? बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ है इस वक्त वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मौजूद है। आइए सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखिए इस वक्त 5 वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वामी जी आपका स्वागत करता हूं। सिंह साहब हैं, विजय शंकर सिंह साहब, रिटायर्ड IPS ऑफिसर, आपका स्वागत करता हूं सिंह साहब। हमारे साथ उधर मध्य प्रदेश से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रकाश जी आपका स्वागत करता हूं। उधर छत्तीसगढ़ से हमारे साथी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर डॉक्टर दीपक पाचपोर जी जुड़े हुए हैं, और इधर दिल्ली से हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस खास कार्यक्रम में। और आज ये समझने की कोशिश इस कार्यक्रम के जरिए कि क्या बीजेपी जो है वो भटक चुकी है, पटरी पर आना अब मुश्किल है। जरा इसी सवाल के साथ आना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। स्वामी जी देखिए राजीव जी, जो प्रश्न आपने पूछा, देखिए मैंने भी गोदी मीडिया के बहुत सारे सर्वेक्षण देखे और उन्होंने जिस प्रकार से अपना रुख में परिवर्तन किया है, मैं उसका विश्लेषण कर रहा था। आप ये सोचिए, जो मोदी जी की कार्यप्रणाली है, जिस प्रकार से उनका एक छत्र राज्य चला है 9 साल, और जिस तरह से ईडी सीबीआई का उन्होंने उपयोग किया है, इसके बाद अगर चुनाव के पहले इतनी बड़ी बगावत हो रही है, इसका जरा विश्लेषण कीजिए, बगावत क्यों हो रही? क्या ये लोग जो बगावत कर रहे हैं, क्या इनको यह आभास हो गया है कि बीजेपी सत्ता में नहीं लौटने वाली है और ये जो समय का पहिया है ये उल्टा चलने वाला है, ये राज्यों में चलने वाला है 2 महीने के बाद, और 6-7 महीने के बाद ये केंद्र सरकार द्वारा चलने वाला है, इसलिए बेहतर है कि एक सुरक्षित जगह ढूंढ लो? क्या उनको, अगर क्या उनके अंदर, मेरे ख्याल से अगर आप विश्लेषण करेंगे, क्या उनके अंदर इतना साहस है कि अगर उनको यह अंदाजा है कि मोदी जी 2024 में दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे और ईडी सीबीआई का फिर इसी प्रकार से उनके माध्यम से लोगों को जेल भेजा जाएगा, तो इसके बावजूद क्या लोग ये साहस कर पाएंगे कि वो विद्रोह करें? आप राजस्थान में देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता विद्रोह कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। करीब 20 नेताओं के बारे में यह चीज स्पष्ट हो गई है कि वो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, और 2-3 लोगों के बारे में यह पता चल गया है कि वो कांग्रेस में आने के लिए तैयार बैठे हैं और कांग्रेस 2-3 दिन में ज्वाइन कर लेंगे, और ये सब बड़े नेता हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे तो मानी बात है कि वो बीजेपी का वोट काटेंगे। तो ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं? अगर 13 महीने का विश्लेषण करें राजीव जी, या आपके श्रोता और दर्शक करें, 13 महीने में क्या आपने किसी कांग्रेस के अच्छे बड़े नेता को कांग्रेस छोड़ते देखा? इसका मतलब यह है क्या, या जो लोग जमीन पे रहते हैं
या जो लोग जमीन पे राजनीति करते हैं उनको ये आभास हो गया है कि बीजेपी में रहना उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि 6 महीने के बाद उनको वो भोगना पड़ेगा जो उन्होंने मजबूर किया कि दूसरे भोगें। और कांग्रेस के अंदर या इंडिया अलायंस के अंदर जो लोग हैं उनको ये आभास हो गया है कि अब वो सत्ता की तरफ आने वाले हैं, इसलिए बेहतर है कि वो सत्ता को न छोड़ें। जो आपने शरद पवार जी के स्टेटमेंट की बात करी, देखिए वास्तविकता ये है कि अजीत पवार क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, वो वाली कहावत है, न मन तेल होगा न राधा नाचेगी। तो जो कहा सुप्रिया सुले ने कि अगर भैया चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो सबसे पहले मैं माला पहनाने जाऊंगी, तो एक प्रकार से उस मुहावरे का उन्होंने उपयोग किया कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। और शरद पवार ने उस बात की पुष्टि कर दी, उन्होंने कहा कि अगली सरकार हमें बनेगी, हमारी बनेगी। देखिए इस समय आप कोई भी फील्ड वर्कर को अगर आप फील्ड में राजीव जी भेज दें, आप देख रहे हैं कि आज से 1 साल पहले यह होता था कि अगर 20 लोग खड़े होते थे, 1-2 लोग अगर मोदी जी के खिलाफ बोलने का प्रयास भी करते थे, भीड़ उनको दबोच लेती थी, भगा देती थी और उनको बोलने नहीं देती थी। आज की स्थिति यह है कि जो लोग मोदी जी का समर्थन करते हैं, 1-2 लोग जो करने का प्रयास करते हैं, पहले तो वो ये नहीं बता पाते कि 9.5 साल के अंदर मोदी जी ने डिलीवर क्या किया है। बेरोजगारी वो कहते हैं हाँ बढ़ी है, महंगाई वो कहते हैं हाँ बढ़ी है, केवल वो कहते हैं 370 हटा और मंदिर बन रहा है, इसके अलावा कोई विकास की बात वो नहीं कर पाते। लेकिन अब ये स्थिति है कि जब 20-25 लोग कभी आप खड़े होते हैं और उनका रिस्पॉन्स आप लेने का प्रयास करते हैं, तो 2-3 लोग जो प्रयास करते हैं मोदी जी का समर्थन करने पे, वो अपने को पेश नहीं कर पाते और वहां से भाग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि जनता का जो मन है वो पूरी तरह से बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है। और ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में राहुल गांधी ने जो अपने कठिन परिश्रम से कांग्रेस को मजबूत किया है, इंडिया को मजबूत किया है, अखिलेश यादव ने भी जिस प्रकार से स्टेप लेने शुरू किए हैं, उधर लालू यादव, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार कर रहे हैं, उधर उद्धव ठाकरे और शरद पवार कर रहे हैं, उधर डीके शिव कुमार किस प्रकार से तेलंगाना के अंदर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस एक संगठित समूह की तरह काम कर रही है और बीजेपी एक टूटते हुए गिरोह की तरह काम कर रही है। तो मुझे ऐसा लगता है समूह जीतेगा और गिरोह हारेगा। समूह जीतेगा, गिरोह हारेगा। लेकिन क्या वही सवाल कि क्या कांग्रेस के आगे अटकी भटकी और लटकी हुई नजर आ रही है बीजेपी? हमारे साथ सीधे उधर मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। प्रकाश जी, आपके पास जरूर आना चाहूंगा। सबसे पहले ये भी समझना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी जो आज मंडला पहुंची थी, उसका क्या कितना असर दिखाई देता है? इससे पहले शहडोल पहुंचना राहुल गांधी का, और उसमें भी जो खबर, जो तस्वीर आपके सामने हम पेश कर रहे थे, उसकी तह में जाने की आपके जरिए कोशिश करना चाहता हूं कि क्या सचमुच उस दिन सुरक्षा में चूक थी राहुल गांधी की, या राहुल गांधी को सुरक्षा कर्मियों ने कहा कि अभी थोड़ी देर आप जाकर प्लेन में बैठ जाइए? लेकिन क्या राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए कहा जा रहा है कि राहुल गांधी भीड़ देखकर नाराज होकर गाड़ी में जाके प्लेन में बैठ गए? और जो शुरुआत में मैं कह भी रहा था कि जो आदमी लाखों की भीड़ में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, जो देखे कि कश्मीर में उसकी जो पूरी की पूरी जो यात्रा बैरिकेडिंग थी वो टूट गई थी, रस्सी नहीं, और उसके बीच जो आदमी चल रहा हो, वो भी कश्मीर में चल रहा हो, वो आदमी एक चुनावी सभा में जहां लोगों को भीड़ चाहिए, वो उस सभा में नाराज होकर प्लेन में बैठ जाएगा? क्या कुछ है? आपसे बेहतर और कौन बता सकता है, जरा ये बताइए। दूसरा, क्या कुछ असर पड़ रहा है आज प्रियंका गांधी, 2 दिन पहले राहुल गांधी, ये क्या एक स्ट्रेटेजिकली बीजेपी के आगे कांग्रेस पार्टी इस ढंग से कर रही है? एक दिन राहुल, एक दिन प्रियंका, एक दिन राहुल, एक दिन प्रियंका। राजीव जी, राहुल और प्रियंका एक एक दिन छोड़कर आ रहे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। और वो जिन क्षेत्रों में जा रहे हैं उनके निशाने पर आदिवासी बहुल इलाके हैं, और आदिवासी बहुल इलाकों में जाकर वे बात करते हैं आदिवासियों के हुए शोषण की। राहुल गांधी के वापस विमान में बैठने की बात को जिस तरह से हंगामे में बदला गया, गोदी मीडिया के कुछ चैनलों ने, कुछ वेबसाइट में और ट्विटर पर जिस तरह कहा गया, उससे लगता है कि बिल्कुल ये एक तरह का ये अभियान था, अभियान के साथ चलाया गया कि देखिए राहुल गांधी कितने डर रहे हैं सुरक्षा के मुद्दे पे। एक और भी हुई है 2 दिन पहले, कांग्रेस के किसी अकाउंट से, फर्जी ट्विटर हैंडल से
जो किसी का नहीं है। ये कहा गया कि श्राद्ध पक्ष में बीजेपी अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर रही तो तय मानिए कि मामा का श्राद्ध होगा, कुछ इस तरह की बात कही गई थी। इस बात पर भी बहुत हल्ला मच रहा है और शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया कि मामा का श्राद्ध करने की बात हो रही है और उनको जनता सबक सिखाएगी। उसके जवाब में कांग्रेस की ओर से कमलनाथ ने कहा कि भाई जिस फर्जी अकाउंट से ये ट्वीट हुआ है उसके खिलाफ एफआईआर करिए, जो ऐसी बात कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर करिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन वो ये बात करने को तैयार नहीं। एक और बात है कि हमारे मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कभी कहा करते थे कि टाइगर जिंदा है। उनके इस तरह के डायलॉग होते थे कि मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे वनवासी भाइयों, बिल्कुल मत डरिए, टाइगर जिंदा है। मेरे ओबीसी भाइयों, डरिए मत, टाइगर जिंदा है। मेरे पिछड़ा वर्ग के साथियों, टाइगर जिंदा है। वो अब भजन कीर्तन कर रहे हैं, गंगा मैया के किनारे बैठे हैं, कैमरामैन ले जाके बैठे हैं। और गंगा के किनारे कोई आदमी अगर ध्यान करने जाएगा तो कैमरामैन लेके जाएगा क्या? ये ज्ञान शायद उन्होंने प्रधानमंत्री जी से लिया है कि अपने इवेंट को, अपनी घटनाओं को कैसे चमकाया जाए, कैसे बताया जाए कि हम कितने धार्मिक व्यक्ति हैं, हम कितना धर्म को मानते हैं। इसके दो फायदे हैं। एक तो ये कि बिना बात के वो सुर्खियों में बने रहते हैं, और दूसरी बात इससे फायदा उन्हें ये कि लोग समझते हैं कि मामा या माननीय प्रधानमंत्री जी बड़े धार्मिक आदमी हैं, और धार्मिक आदमी है तो भले आदमी होंगे, ये लोगों के मन में धारणा बनती है। तो इसका भी लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब शिवराज सिंह चौहान का नया डायलॉग आया है, पता नहीं कौन डायलॉग लिख रहा है उनके लिए। उन्होंने कहा कि मैं फिनिक्स की तरह वापस आऊंगा। ये मत सोचो कि मैं खत्म हो गया, मैं फिनिक्स की तरह वापस आऊंगा। वो फिनिक्स जो जल गया था, जिसके पंख जल गए थे, राख के ढेर में से फिर से पैदा हो गया था। यानी ये बात तो मान लेते हैं कि वो फिनिक्स की तरह खत्म हो चुके हैं, राख का ढेर हो चुके हैं, लेकिन उम्मीद की एक लौ अभी उनके मन में है कि शायद बीजेपी सत्ता में आ जाए और बीजेपी के तमाम भावी या प्रकाश जी ये कि अपने प्रधानमंत्री को चैलेंज तो नहीं कर रहे हैं, जो उनका नाम तक नहीं लेते हैं और कह रहे हैं मैं फिर वापस आऊंगा। हाँ, ये भी बात हो सकती है। वो प्रधानमंत्री को चैलेंज तो कई रूप में देते हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री को चैलेंज डायलॉग में नहीं देते, वे डायलॉग के साथ साथ अपने कर्मों से भी चैलेंज देते हैं। भाई उज्जैन के महाकाल लोक के पहले फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया, लेकिन दूसरा फेज आनंद फानंद में बनाया गया और हजारों करोड़ के इस दूसरे फेज का उद्घाटन शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया। शिवराज सिंह चौहान ने ओंकारेश्वर में शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। एक तरह से बताया गया कि माननीय मोदी जी, आप अगर पटेल की प्रतिमा बनवा सकते हैं 3000 करोड़ की, तो मैं भी हजारों करोड़ की प्रतिमा बनवा सकता हूं। नरेंद्र मोदी अगर मेट्रो में घूमते हैं तो ये आधी अधूरी बनी इंदौर और भोपाल की मेट्रो का लोकार्पण करके उसके ट्रायल रन में, जो कि 5-6 किलोमीटर एक ही बार चली है और अभी 1 साल तक तो चलने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन उसमें वो बैठे, उन्होंने पहले हरी झंडी दिखाई और फिर खुद जाके गाड़ियां बैठ गए। ऐसा भी कहीं होता है कि पहले झंडी दिखा दे और फिर जाके गाड़ियां बैठे। तो बड़े मनोरंजक दृश्य मध्य प्रदेश के लोगों को देखने को मिल रहा है। तो जी आपने लिखा है कांग्रेस के आगे अटकी भटकी लटकी बीजेपी, इसमें झटकी भी जोड़ दीजिए राजीव जी। झटक गई है बीजेपी, उसे लग रहा है कि क्या होगा, राहुल आ गए तो क्या होगा और प्रियंका रोज आ रही है तो क्या होगा। एक और बात है कि प्रियंका गांधी ने जो बातें कही, जो बातें उन्होंने आज कही कि विद्यार्थियों के लिए किस तरह से सीधी मदद करेंगे, इसका बहुत अच्छा असर पड़ने वाला है और विद्यार्थियों में, नई उम्र के लोगों में उम्मीद की किरण जागेगी। आप देखिए मध्य प्रदेश जैसे राज्य में जहां बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, वहां मिड डे मील जैसी योजनाएं सबसे पहले कांग्रेस ने ही शुरू की थी कि कुपोषण के शिकार बच्चे हैं, उन्हें मिड डे मील शुरू किया जाए, स्कूलों में खाने का खाद्य पदार्थ दिया जाए, वो खाना खाएं स्कूल में, उन्हें ड्रेस दी जाए। इस तरह की कोशिशें पहले भी कांग्रेस कर चुकी है। दूसरी एक बात और कभी ना भूलने वाली बात यह है कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार में शामिल करने वाली कांग्रेस है, जिसने तमाम प्राइवेट सेक्टर के स्कूलों में भी ये कानून लाई है
कि आपको इतनी सीटें गरीब बच्चों के लिए छोड़नी पड़ेगी, तो महंगे से महंगे स्कूल में जहां 2 लाख 3 लाख रुपए साल की फीस है बच्चों की, वहां भी कुछ सीटें उन्हें बच्चों के लिए, गरीब वर्ग के बच्चों के लिए छोड़ना जरूरी है। तो ये अधिकार बीजेपी नहीं लाई, कांग्रेस लाई है। सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार, इतने अधिकार कांग्रेस लाई है। लेकिन आश्चर्य और दुख की बात यह है, मुझे लगता है कि कांग्रेस इन योजनाओं का चुनावी लाभ नहीं ले पाई, या उसकी मंशा नहीं रही होगी, या उसने कोई कोशिश नहीं की, प्रचार का तंत्र सक्रिय नहीं किया। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्या शायद प्रचार का तंत्र की बात हो चाहे, लेकिन यहाँ बीजेपी बनाम कांग्रेस, और कांग्रेस कैसे आगे निकल चुकी है और यहाँ कांग्रेस के आगे कैसे बीजेपी जो है वो अटकी भटकी लटकी हुई नजर आ रही है। और ये तीनों शब्द मोदी जी से उधार लेकर मोदी जी के लिए यहाँ हम रख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जो मोदी जी दूसरों के ऊपर चस्पा करने की कोशिश करते हैं आज उनके ऊपर नहीं हो रहा है। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं। और इन सवालों के साथ बहुत सारी बातें आप सुन रहे हैं और हम यही समझना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या शिवराज सिंह चौहान, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और उसमें भी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी स्ट्रेटेजिकली जिस प्रकार आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ बहुत अलग अलग ढंग से इंडिया गठबंधन को, कांग्रेस पार्टी को डिफेम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन इन सब में एक पहली बार ऐसा नज़र आ रहा है कि अब यहाँ से कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती के साथ चुनाव में आगे बढ़ रही है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? और यहाँ एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप याद कीजिए कर्नाटक के चुनाव के वक्त एक समय आया कि रात दिन टेलीविज़न चैनल पे यूक्रेन और रशिया वार दिखाया जा रहा था कर्नाटक के समय, और आज वो समय आया है कि आज फिलिस्तीन या हमास और इजराइल की बात हो रही है। लगातार चुनावी राज्यों की बात अब कम हो रही है। इससे साफ समझ में आता है कि टेलीविजन चैनल्स जो हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं और धरातल पर क्या कुछ होने जा रहा है। जरा आपकी प्रतिक्रिया। ये बेहद हास्यास्पद है राजीव जी कि जो चैनल, जो मीडिया मणिपुर नहीं पहुंच पाया, वो वहां जाकर के इजराइल और गाजा पट्टी में वहां से लाइव प्रसारण कर रहा है। और हालात तो ये है, लोग मीम्स बना रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं कि वो एंकर दिखा रहे हैं कि साहब कैसे वहां पर हमले हो रहे हैं। तो किसी ने लिखा कि एक इजराइल का ही नौजवान वो पूछ रहा है टीवी चैनल्स को कि भैया कैसे करना है, जरा हमको बता दीजिए। वहां का मीडिया बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ लिख रहा है। और ये जो भड़ैती जिसको कहते हैं ना, ये करना वहां जाकर के सिखा रहे हैं। तो जो नाम डुबाया है ना, जो बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं ना कि इसने हमारी नाक कटा दी, अब हम क्या मुंह दिखाने लायक रह गए हैं दुनिया के प्लेटफॉर्म पर। और उसमें ये आगे आगे हैं भाई, तो वो उनको घुंघरू बजाना है, अब क्या किया जा सकता है। खैर, लेकिन असली जो समस्या है वो मोदी जी की है, वो उस गोदी जी की नहीं है। और मोदी जी की समस्या ये है कि वो जो जमीन उन्होंने खड़ी की थी वो पैरों तले से खिसक रही है बहुत तेजी से। और जब जमीन खिसकती है तो आदमी क्या, फिर वो सीधा गिरता है, फिर उसको दिखता भी नहीं कि हम कहां जा रहे हैं। तो ऐसे में लगातार वो कोशिश हो रही है किसी तरीके से बचा जाए। और आपके पास क्या बचा है कि राहुल गांधी की आलोचना करिए, इनकी आलोचना करिए। इससे होगा क्या? उस व्यक्ति ने बूटों तले रोंद डाली आपकी उस पूरे की गई जो पूरे इंजीनियरिंग थी कि राहुल गांधी क्या है, जो भी आपने छवि बनाई थी हजारों करोड़ रुपया खर्च करके, वो सब खत्म हो गया। और राहुल गांधी तो लोगों के दिलों में बैठ गए। क्या करिएगा अब आप? मुझे तरस आता है, मैं कई बार दोष जताता हूं और बड़ी सिंपैथी है मेरी नरेंद्र मोदी जी के साथ कि वो आखिर करना तो करना क्या चाहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें इस देश के लोगों को अपने रहमो करम पर छोड़ देना चाहिए।
क्योंकि लोग कह रहे हैं कि माई बाप हम पहले बहुत अच्छे थे, आपने जो हमें दिन दिखाए हैं, ना हम घर के रहे ना घाट के रहे, इस देश के भीतर भी हमको शर्म आती है और अब तो बाहर भी, क्योंकि आपके जो पैरों में घुंघरू जिनके आपने डाले हैं वो वहां तक चले जा रहे हैं। आप जितना कहते भी नहीं होंगे उससे ज्यादा भक्तिभाव से वो बेचारे करते हैं। 4 राज्यों में 5 में आप हार रहे हैं तो वो हमास को दिखा रहे हैं। इनका आखिर क्या इलाज है? मुझे लगता है कि ये वो पूरा जो मीडिया के एंकर हैं वो तो अब शिकार हो गए हैं उस बीमारी के, कि वो मानने वाले नहीं हैं, उनको कुछ दिखता ही नहीं है, वो यही सब दिखाएंगे, लाइव चलेगा। मोदी जी अब शंख बजा रहे हैं, इसी को बहुत बड़ी क्रांति हो सकता है बता रहे हैं। अब मैं इसको गांव वाली भाषा में कुछ नहीं कहूंगा, वो जो गांव में मुहावरा चलता है, तो खैर, लेकिन मुझे अब नहीं लगता, वक्त बहुत गुजर गया है और लोग नरेंद्र मोदी के इन टोटकों को, आस्था व्यक्ति का अपना निजी मसला है और वो भी पूजा पाठ करता है, लेकिन वहां वीडियोग्राफी नहीं करवाता है। क्या अब मोदी जी को ये एहसास तो हो ही गया है कि वो मानव नहीं, महामानव है, वो साक्षात अवतार हैं और इसलिए लोगों को दर्शन वर्शन देते रहते हैं। लेकिन आजकल मोदी जी जब दर्शन देते हैं तो वो दुख दर्शन होता है, वो न तो शुभ दर्शन होता है न सुख दर्शन होता है, वो दुख दर्शन होता है। तो लोग इसीलिए नजरें चुरा लेते हैं, वो टेलीविजन बदल लेते हैं, चैनल बदल लेते हैं। हालात यहां तक पहुंच गए हैं राजीव जी, इसीलिए मुझे लगता है कि लोग अब पीछा छुड़ाना चाहते हैं और इसलिए राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। जी बिल्कुल, लोग पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं और राहुल गांधी की तरफ देख रहे हैं। राहुल गांधी बीच में कभी एक एक करके जाते हैं, कभी राहुल गांधी, कभी प्रियंका गांधी, और ये लगातार हम देख रहे हैं। अभी 3 यात्राएं प्रियंका गांधी की हो गई मध्य प्रदेश में और 2 यात्रा राहुल गांधी की हो गई। और मध्य प्रदेश में चुनाव अभी 17 नवंबर को होना है और उससे पहले भी कई सारी यात्राएं हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले जो कुछ टेलीविज़न के ज़रिए या बहुत सारे ऐसे चैनलों के ज़रिए हम देख रहे हैं जिसमें बीजेपी के सामने कांग्रेस बहुत मजबूती के साथ फाइट करती हुई नज़र आ रही है, जो सर्वे आ रहे हैं वो भी इनके पक्ष में, यानी कि कांग्रेस के पक्ष में दिखाए जा रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे चैनल सर्वे दे रहे हैं कांग्रेस के पक्ष में जो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि उनकी अपनी जो क्रेडिबिलिटी है ऐसे भी खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी जो कुछ हो रहा है, जरा आना चाहता हूं डॉक्टर दीपक पाचपोर जी आपके पास, चूंकि छत्तीसगढ़ में आप बैठे हुए हैं और छत्तीसगढ़ में भी ये कहा जा रहा है कि जो बची खुची आस थी कांग्रेस में, बीजेपी में, और बीजेपी की जो 85 सीटें घोषित हुई हैं, उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उसके बाद वो उम्मीद भी खत्म हो गई और इसीलिए अब बहुत आराम से, इत्मीनान के साथ सीएम बघेल साहब जो हैं वो कैंडी क्रश खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम राजस्थान को भी देख रहे हैं और हम मध्य प्रदेश को भी देख रहे हैं और तेलंगाना को भी देख रहे हैं। जरा आपकी प्रतिक्रिया इन तमाम राज्यों में आपके पास क्या कुछ है और उसमें कैसे बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग के साथ राहुल गांधी ने सब कुछ अभी से रैप अप कर दिया है, इंतजार है तो सिर्फ 3 दिसंबर का। राजू जी देखिए, जो हमारा सबसे पड़ोसी जो राज्य है उनमें 2 में तो चुनाव हो रहे हैं हम लोगों के साथ, छत्तीसगढ़ के साथ साथ, और दोनों जगह की प्रतिध्वनियां जो है यहाँ तक पहुंच रही हैं और उसके पहले से ही कांग्रेस जो है यहाँ पे पर्याप्त मजबूत है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही है और करना भी चाहिए, लेकिन मुश्किल ये हो रहा है कि उनके अपने अंतर विरोध, जैसे यहाँ पर कुछ ऐसी सीटें हैं जहां पर प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद वहां के लोगों ने भी एक तरह से बगावत कर दी, जिसका उल्लेख आपने कल अपने कार्यक्रम में किया भी था। तो बगावत के जो कई जगह राज्यों में जो हम देख रहे हैं उसका वो यहाँ पर भी है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी इससे कैसे पार पाती है। संभवतः कल जो है कांग्रेस की जो सूची है वो नई दिल्ली से अप्रूवल के बाद जो है यहाँ पर शायद जारी हो जाएगी, ऐसी उम्मीद है। उसके बाद पिक्चर और क्लियर होगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में कम से कम पिक्चर को क्लियर देखने के लिए बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। यहाँ ये सभी लोग मान रहे हैं और सर्वे में भी जो आ रहा है
किसी और राज्य के बारे में कोई भी शंका हो सकती है या कोई सीटें जो है कम ज्यादा हो सकती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में सबकी राय तो यही है कि यह सरकार जो है वो रिपीट हो सकती है। अब देखना यह है कि वो कितने, कि भारतीय जनता पार्टी जो है कितनी सीटें ला सकती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि यहाँ पर भी मुद्दों का बड़ा अभाव है, चेहरों का अभाव है, जैसे हम पहले से कहते आ रहे हैं। लेकिन अब धीरे धीरे बीजेपी अगर संगठित होती है, किसी को आगे लाती है, देखने की बात होगी। लेकिन मुझे लगता है कि शायद दो तीन दोनों हैं, दोनों खेमे के लोग अपने अपने सारे प्रत्याशियों को उतार देंगे, उसके बाद और देखा जाएगा। लेकिन जो हम कह कांग्रेस के आगे जो भटकी लटकी बीजेपी है, वो यहाँ भी काफी कुछ दिख रहा है। अटकना इसलिए है कि उसके पास ये समझ में नहीं आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के कि वो आगे किन मुद्दों को लेकर बढ़े। इसी कारण से ये जो मुद्दे उठाए जाते हैं कि भूपेश बघेल जो है वो कैंडी क्रश खेल रहे हैं या जो भी है, तो ठीक है, उसका अपना जवाब जो है वो भूपेश बघेल दे रहे हैं। उन्होंने तो कह दिया कि मैं सभी तरह के खेल खेलता हूँ और ये मेरा बड़ा फेवरेट खेल है जो, और मैं इस पे बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहा हूँ। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन देखिए अब अगर कर्नाटक की बात, अब होता यह है कि इस तरीके की बातें जब आप उठाएंगे तो लोग उसका इतिहास खुद के सामने ले आएंगे। लोगों ने कर्नाटक के वो वीडियो ले आए हैं जिसमें कर्नाटक के कुछ विधायक जो है वो पुरानी सरकार में जो अश्लील वीडियो देख रहे थे और उसके बाद भी उन्हें पद में रहने दिया गया। तो ये सब आने जाने वाली चीजें हैं। जब तक सही मुद्दों पर जो है चुनाव यथार्थ की धरती पर नहीं उतरता, अभी बहुत कुछ कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में इन 5 राज्यों में जो सबसे कमजोर है वो यही की यही मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी बात जो है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का अगर आप व्यवहार देखिए सामान्य रूप से जो है हिमाचल की ओर या हिमालय की ओर तो वही लोग निकल जाते हैं जो बहुत ही निराशा की स्थिति में पहुंच चुके रहते हैं। अब एक छोटी सी बात बता दूं कि मतलब प्रधानमंत्री मोदी और यहाँ के मुख्यमंत्री, अगर गुरु और चेले का संबंध देखा जाए तो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो है अपने जीवन बहुत निराश होकर वो एक संन्यास के मुद्रा में चला गया, हिमालय में चला गया। वहां पे उसको एक बहुत ही सिद्ध पुरुष मिले। उसको उन्होंने पूछा, भाई मैं अपने जीवन में मेरा कुछ भी ठीक ठाक नहीं हो रहा है, मुझे बताइए कि रास्ता कैसे मिलेगा। उसने कहा, भाई रास्ता मुझे पता रहता और मेरे पास उपाय रहते तो मैं संन्यास ही क्यों लेता। तो वहां पर जो है मोदी जी भी हिमालय की तराई में जो है वो सन्यासी मुद्रा में पहुंच चुके हैं और पीछे पीछे जो है वो हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री मामा जी हैं वो भी वहां पहुंच गए हैं। अंतिम बात कह के खत्म कर देता हूं दर्शकों के लिए भी। अवधि का एक बहुत ही अच्छा लोकगीत है, उस लोकगीत में ये बताया गया है, छोटे से 4 लाइनें बता रहा हूं, और बहुत ही अच्छा लोकगीत है। उसको भोजपुरी में गाया गया, अवधि गायिकाओं ने भी गाया है कि नदिया किनारे हवा डोले, बागों में कोयल बोले, हमार पिया हमसे न बोले, खुश नहीं होले पिया हमसे न बोले। तो अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा जब मध्य प्रदेश गए थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने मंच पर ही जिस तरीके से इग्नोर किया मामा जी को, तो मुझे लगता है कि मामा जी इसी संन्यास भाव के साथ चले गए हैं नदी के किनारे। जैसे हम पुरानी फिल्मों में देखा करते थे, नायक या नायिका बेहद विरह की स्थिति में जो है, उदासी की स्थिति में अक्सर नदी तालाब के किनारे जाके दुख भरे गीत गाते थे, वैसा ही दृश्य है। मामा जी को ये नहीं पता चुनाव के समय में ऐसी तस्वीरें खिंचवाना जो है वो कितना घातक हो सकता है। लोगों को आप ये बता रहे हैं कि आप पूरी तरीके से निराश हो चुके हैं, तो ये इनके लिए बड़ा घातक है। कम से कम ये चीजें जो है इन लोगों को पता होनी चाहिए राजनीतिज्ञों को कि कब हमें नदियों के किनारे जाके बैठना है और किस समय हमें मंच पर दहाड़ना है। तो यही कहूंगा कि अटकी भटकी लटकी बीजेपी जो बड़ी साफ दिख रही है, केवल जहां चुनाव हो रहे हैं वहां पर नहीं, बाकी जगहों पर भी मुद्दों का अभाव है। वहां पर भारतीय जनता पार्टी कहां पर है, क्या है, हम देख रहे हैं कि लद्दाख में तक हार रहे हैं। लद्दाख में यहाँ पे कांग्रेस और एनसी की सीटें जो है वो काउंसिल जीत रही है। तो मूड जो है वो बता रहा है कि कांग्रेस कहाँ है और भारतीय जनता पार्टी कहाँ है। राजीव जी बिल्कुल, कांग्रेस कहाँ, भारतीय जनता पार्टी कहाँ। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में, और सीधा जरा आपके पास ही आना चाहता हूं, फिर सिंह साहब के पास आता हूं। हम लोग बात आज कर रहे हैं प्रशांत जी कि कांग्रेस के आगे अटकी भटकी लटकी बीजेपी, कैसे बीजेपी अटक गई है, भटक गई है और लटक गई है। हालांकि एक शब्द और जोड़ने के लिए कह रहे थे डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, जगह की कमी है, कोशिश करेंगे। झटकी कह रहे थे तो कोशिश करेंगे कि उस शब्द को भी जोड़ लें हम यहाँ पे। तो ये अटकी भटकी लटकी और झटकी बीजेपी जो है वो कैसे झटक गई है, कैसे अटक गई है, कैसे लटक गई है और कैसे भटक गई है, जरा आपका नजरिया इस पे समझना चाहता हूं। और सबसे बड़ी बात यहां ये कि राहुल गांधी जाते हैं शहडोल,
लेकिन राहुल गांधी को उनके सुरक्षाकर्मी कहते हैं कि आप प्लेन में बैठ जाइए, तो उसको लेकर के भी खबरें बनाई जाती हैं। खबरें कैसे कैसे बनाई जा रही हैं, कैसे कैसे राहुल गांधी को या कांग्रेस को डिफेम करने की कोशिश हो रही है, वो हम लगातार देख रहे हैं और पिछले 1.5 साल से तो बहुत देख रहे हैं। जब से राहुल गांधी पदयात्रा पे निकले थे उसके बाद से तो लगातार देख रहे हैं हम। राहुल गांधी को पिछले दिनों रावण का रूप दिखाया गया, बना दिया गया, लेकिन रावण के सिर जो हैं वो 10 की जगह 7 ही दिखाया गया। 10 दिखा देते जब रावण ही दिखा रहे थे, तो 3 सिर और भी लगा देते उसमें, लेकिन आप 7 दिखा करके यहां भी मूर्खता कर बैठे कि अब नए युग का एक अलग रावण बना रहे हैं आप। खैर, लेकिन जरा आपसे समझना चाहता हूं कि कैसे आप देखते हैं इन 5 राज्यों में कैसे अटक गई है, झटक गई है, लटक गई है, भटक गई है बीजेपी कांग्रेस के आगे। जी राजीव जी, 2 तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मैंने दोनों देखी तस्वीरें, एक राहुल गांधी की और एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मैं मोदी साहब की तस्वीर पर आता हूं। पहले हम 21वीं शताब्दी के भारत में हैं और एक आधुनिक राष्ट्र की परिकल्पना की गई थी जब भारत का संविधान लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कब आपने देखा कि वो फाइलों के बीच घिरे हुए हैं, वो मीटिंग ले रहे हैं, वो प्रेजेंटेशंस ले रहे हैं? ये इतना बड़ा देश है और उसकी हजारों बड़ी पेचीदगी भरी समस्याएं हैं। सरकारी स्कीमों की समस्याएं हैं, रोजगार की समस्याएं हैं, अर्थनीति की समस्याएं हैं, विदेश नीति की तमाम नई चुनौतियां हैं। देखिए जो इजराइल में हो रहा है वो अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है। प्रधानमंत्री को कहाँ होना चाहिए? अपने कैबिनेट के सदस्यों के साथ होना चाहिए, ब्यूरोक्रेट्स के साथ होना चाहिए, देश के कुछ बुद्धिजीवियों के साथ होना चाहिए कि इन समस्याओं से कैसे निपटेंगे वो। क्या हमने कोई सन्यासी चुन लिया है देश ने और वो इसी तरीके की वेशभूषाओं में घूमेगा? इसकी कमी नहीं है इस देश में। तमाम पीठ हैं, उनके पीठाधीश हैं, महामंडलेश्वर है, शंकराचार्य हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को वो काम करना चाहिए जो देश की जनता ने उनको सौंपा है। उनको डमरू बजाने के लिए नहीं चुना है और देश की जनता का हजारों करोड़ रुपया इस सरकार को चलाने की व्यवस्था में लगता है। वो डमरू बजाने के लिए नहीं लगता है पैसा, शंख बजाने के लिए नहीं है। तो एक तो ये बड़ी खराब परिपाटी है और ये जनता के मैंडेट का और जनता के पैसे का खिल्ली उड़ाना है कि जी हम तो काम नहीं करेंगे। अब देश जो चल रहा है वो ऑटो पायलट पे चल रहा है। कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स का सिंडिकेट है जो रिटायर नहीं होते हैं, वो ब्यूरोक्रेट्स देश चला रहे हैं और प्रधानमंत्री जिसको देश की जनता ने देश को चलाने के लिए चुना है वो हिमालय की कंदराओं में डमरू बजा रहा है। तो ये तो 21वीं सेंचुरी के भारत की परिकल्पना तो थी नहीं है, पहली बात। दूसरा कि देखिए मोदी जी इस तरीके की जो तस्वीरें अपने मीडिया के जरिए, अपने समर्थक मीडिया के जरिए भेजते हैं जनता तक, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि वो अपने जो कोर उनका जो वोटर है, जो उसको उसमें एक बड़ी संख्या उन कोर वोटरों में उनकी है जिनको इस देश के विकास से, उनको अपने विकास से, अपनी रोजगार से, अपने टैक्स के पैसे की चिंता से मतलब नहीं है। वो केवल एक धार्मिक राष्ट्र की परिकल्पना में जीने वाले लोग हैं। उन्होंने इनको चुन के भेजा है। ऐसे तमाम लोग आपको पार्कों में मिल जाएंगे जो रिटायर्ड लोग हैं काफ़ी, और उन्हीं को ये मैसेज देने के लिए इस तरीके की तस्वीरें जाती हैं। मुझे नहीं लगता है कि जो युवा भारत है, जो टेक्नोक्रेट है, जो काम धंधे वाले लोग हैं, किसके पास टाइम है? राजीव जी, आप तो बीमारी होने के बावजूद भी आप एंकरिंग कर रहे हैं। हमारे आप में से किसके पास टाइम है कि अपना काम धाम छोड़ के हम हिमालय में जाके डमरू बजाएं? ठीक है कि एक धार्मिक आस्था
तमाम लोगों की होती है। जाएं अपना, आप जाते हैं, लोग अपनी मान्यताएं मानने के लिए जाते हैं, अपनी आत्मा की संतुष्टि के लिए जाते हैं, आध्यात्मिक संतुष्टि के लिए जाते हैं, बहुत अच्छी बात है, वो जाएं। लेकिन जिस देश के प्रधानमंत्री को चुना गया है इस काम के लिए कि वो काम करेगा, वो ये डमरू बजाए, बिल्कुल मुझे तो बहुत ही अजीब और अटपटा लग रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा और मैंडेट इन सब की खिल्ली उड़ाना है। दूसरी बात कि देखिए वो कब जाते हैं मोदी जी और कब ऐसी तस्वीरें भेजते हैं। मैं दो तस्वीरों की और जिक्र करना चाहता हूँ जी। आप देखिए कि जब पुलवामा का अटैक हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डॉक्यूमेंट्री बनवा रहे थे अपनी, और उन्होंने तुरंत देश की सुरक्षा से संबंधित जो बैठक है वो नहीं बुलाई, वहां से उनको एड्रेस नहीं किया, बल्कि पुलवामा के अटैक के बाद उन्होंने टेलीफोन के जरिए एक पब्लिक मीटिंग भी वो की। उस अटैक में जहां 40 सीआरपीएफ के जवान मारे गए, वो खबर मिलने के बाद मोदी जी ने टेलीफोन के जरिए एक पब्लिक मीटिंग भी एड्रेस की है उत्तराखंड में, रुद्रपुर की। उसके बाद वो बाई रोड बरेली गए हैं और रात के 9 बजे दिल्ली पहुंचे। आप सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री को अगर ये स्थिति है कि इतनी बड़ी सुरक्षा की चुनौती आ जाए और आप रात में 9 बजे बाई रोड आप चल रहे हैं, तो ये बड़ी। फिर दूसरी तस्वीर मैं आपको बताता हूँ कि जब 2019 के इलेक्शन हो रहे थे तो भी ऐसे ही किसी गुफा में वो धुनी रमाए हुए दिखाई दिए थे, निश्चिंत। और उसके बाद क्या हुआ, चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद अब अरिंदम सब्यसाची दास, एक प्रोफेसर अशोका यूनिवर्सिटी के, उन्होंने उनकी रिसर्च आती है कि वो चुनाव जीता कैसे गया। उसको इतना विवाद हुआ कि उनको निकलना पड़ा वहां से। और अब आप देखिए कि चुनाव के ठीक पहले अगर मोदी जी इतना निश्चिंत है और वो डमरू बजा रहे हैं हिमालय में जाके, तो आप ये मानिए कि फिर कहीं मेरा वो शक भी जाता है कि क्या कहीं कुछ गड़बड़ है। क्या ये अशोका यूनिवर्सिटी में या किसी और यूनिवर्सिटी में कोई और रिसर्च आने वाली की तैयारी हो रही है कि ये कुछ हो रहा है? क्योंकि क्या पता कि सारे सर्वे गलत हो जाए, सारे आकलन गलत हो जाए, सारे बीजेपी के नेताओं का और डर भी गलत हो जाए जो कि पार्टी छोड़ के कांग्रेस में जा रहे हैं मध्य प्रदेश में। तो ये बड़ी अजीब सी बातें हैं जो उसको चुनाव के नतीजे आएंगे तब दिखाई देगा। जी बिल्कुल। दूसरा राहुल गांधी का देखिए, वो मैं तस्वीर देखी, वो हो सकता है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अपने अंदाज से ही कह रहा हूँ कि हवाई अड्डे पे टरमैक में जाना, यानी हवाई जहाज जहाँ उतरता है उसके तुरंत उसके मुहाने पर जाना सुरक्षा संबंधित वो वायलेशन होता है, नहीं माना जाता है। और कुछ कार्यकर्ता वहां पहुंच गए थे शायद, तो हो सकता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा ने और हो सकता है खुद राहुल गांधी ने इस बात को पसंद ना किया हो कि आप टरमैक के एरिया से बाहर जाएं फिर मैं आऊँगा। हो सकता है, मैं ये, क्योंकि राहुल गांधी इस तरीके के चीज़ों के प्रति बड़े हैं। तो जैसा मुझे दिख रहा है इन तस्वीरों में कि वो फूल माला वगैरह लेके बिल्कुल हवाई हैं, तो हो सकता है कि यहाँ ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हुई हो कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर के यहाँ चिंता जाहिर की गई हो और उनको कहा गया हो कि आप मत जाइए, आगे मत जाइए क्योंकि ज़्यादा भीड़ है। और ये तस्वीरें आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है जो अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी शहडोल पहुंचे थे और वहां से पहले मतलब सतना एयरपोर्ट पे जब उतरे हैं वो राहुल गांधी, तो यहाँ की ये तस्वीर, यहाँ से शहडोल जाना था राहुल गांधी को, लेकिन राहुल गांधी को यहाँ पर बैठाया गया। प्रशांत टंडन जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आना चाहता हूँ विजय शंकर सिंह साहब आपके पास। सिंह साहब, आपसे ज़रा समझूँ कि क्या एक साथी हमारे हैं आलोक सिंह लिख रहे हैं कि हम जो अटकी भटकी लटकी और उसमें एक शब्द और
लेकर के डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी ने जो कहा झटकी, ये 4 शब्दों का विश्लेषण कर रहे हैं। जरा वो चारों शब्द यहाँ रख देना चाह रहा हूँ और फिर आपके पास आता हूँ। आलोक सिंह साहब लिखते हैं अटकी मतलब कर्नाटक और हिमाचल से, भटकी ये बीजेपी के लिए, भटकी देश की जिम्मेदारियों से, लटकी अपने ही नेताओं की बगावत से और झटकी जनता के रुझानों से। ये चारों का विश्लेषण, चारों शब्दों का विश्लेषण इन्होंने कर दिया है आलोक सिंह जी ने। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधा आपके पास आना चाहता हूं सिंह साहब, कैसे आप देखते हैं चुनाव के बिल्कुल जो बोलते हैं कि अब हम बिल्कुल बीच में पहुंच गए हैं, चुनाव की घोषणा हो चुकी है, अगले महीने की 7 तारीख को पहला चुनाव है, 5 राज्यों में से पहला राज्य जो है वो पहला नहीं, उस दिन 2 चुनाव हैं, उस दिन मिजोरम का चुनाव है और उस दिन छत्तीसगढ़ का भी पहले फेज का चुनाव है, उसी दिन से शुरुआत हो रही है। जरा आपसे समझूं कि उससे पहले बीजेपी, और जिसका शानदार विश्लेषण अभी तमाम साथियों ने इंक्लूडिंग प्रोफेसर अखिल स्वामी से लेकर के और प्रकाश हिंदुस्तानी जी, प्रोफेसर रविकांत जी और प्रशांत टंडन जी, दीपक पाचपोर जी, सब ने अपने अपने अंदाज में किया। आपका जरा समझना चाहता हूं कि यहां आपको भी लगता है क्या कि अटक भटक झटक और लटक गई है बीजेपी? अटकी भटकी लटकी झटकी, प्रकाश जी की बात को जोड़ लिया जाए इसमें तो अटकी भटकी लटकी झटकी, इन चारों चीजों का जो आलोक जी ने अभी आपने सुनाया, जो व्याख्या की, वो बहुत कुछ सही व्याख्या है। मैं इसको थोड़ा सा अलग देखता हूँ। ये अटकी कहाँ है? आज भी 10 साल के शासन में रहने के बाद भी आपके पास यह बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि आपने इन 10 सालों में क्या किया। न आर्थिक मोर्चे पर बताने के लिए है, न विदेश नीति में बताने के लिए है, न भारत चीन संबंधों को बताने के लिए है, न पेंशन स्कीम की डिमांड करने वालों के लिए है, न 1 रैंक 1 पेंशन की मांग करने वालों के लिए है, न युवाओं के लिए है, और सच कहिए तो पूंजीपतियों के लिए भी नहीं है। मैं उस 1-2 पूंजीपतियों को छोड़कर मैं पूरे के पूरे पूंजीपतियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पूंजीवाद के शासन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और अभी है जब तक कि ये सिस्टम चल रहा है। तो ये उससे ये अटक के कहाँ गए हैं? ये आके उसी पर अटक गए हैं जहां पर ये बराबर अटके रहते हैं, धार्मिक मुद्दे पे। धार्मिक मुद्दे का मतलब ये बात मंदिर की करेंगे, और बहुत सही बात कही। इनसे पूछिए, प्रकाश जी ने भी कहा कि इनसे पूछिए इन्होंने क्या किया, तो कहेंगे हमने 370 खत्म कर दिया। 370 खत्म कर दिया तो फिर लद्दाख की जनता ने इनको नकार क्यों दिया? अगर वो 370 का लाभ स्थानीय पॉपुलेशन को नहीं मिला, वहां के लोगों को नहीं मिला, तभी तो वो इनके खिलाफ गए हैं। वो 300 मुद्दे पे क्या, 370 पे क्या उससे एक रेफरेंडम न माना जाए? तो ये सब कुछ भूल के अब आके अटक गए हैं इसी धार्मिक मुद्दे पे। प्रशांत जी ने बहुत सही कहा कि ये राजा का काम नहीं है। राजा से मेरा मतलब प्रधानमंत्री का कार्य नहीं कि आप त्योहार, आपकी आस्था है, आप बिल्कुल जाएं, आप जाते भी हैं, लेकिन ये आस्था नहीं है, ये आस्था का प्रदर्शन है। और जब आस्था का प्रदर्शन होता है तो उससे ही हम पाखंड कहते हैं। हमारे यहाँ भोजपुरी में बड़ा एक छोटा सा 2 लाइन का एक कहावत कही गई है कि आन का आटा आन के घी शंख बजाओ बाबा जी। मतलब दूसरे का आटा है और दूसरे का घी है और बाबा जी शंख बजा रहे हैं। ये सिर्फ एक कहावत है, किसी की आस्था पर सवाल नहीं है। आपका सारा सरकारी खर्च है, चाहे आप केदारनाथ जाके बैठ जाए, चाहे आप पिथौरागढ़ जाके बैठ जाए, चाहे आप काशी विश्वनाथ जाके बैठ जाए, चाहे भगवान राम मंदिर में आप जाके बैठ जाएं, कहीं भी जाएं, ये आपका सारा खर्च सरकारी है। ये खर्च कौन कर रहा है? ये खर्च हमारे आपके टैक्स से हो रहा है। उस टैक्स का खर्चा जहाँ कहाँ होना चाहिए? शिक्षा में होना चाहिए, स्वास्थ्य में होना चाहिए, देश की सुरक्षा में होना चाहिए, युवाओं को रोजगार मिलने में होना चाहिए। तो ये आपकी प्राथमिकता नहीं है, और आप शंख बजाते समय, डमरू बजाते समय ये शो करना चाहते हैं कि आप परम धार्मिक व्यक्ति हैं। आप धार्मिक व्यक्ति होंगे, मुझे किसी की धार्मिकता पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं, ना मैं उठाना चाहता हूँ, आपकी आस्था आपके साथ। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है कि इनका जो कोर वोटर है, प्रशांत जी ने बहुत सही बात कही, इनका जो कोर वोटर है वो निश्चित रूप से इसी बात के कारण इनको प्यार करता है, इसी बात के कारण इनको मानता है, इसी बात के कारण वो इन्हें वोट देता है कि उनको लगता है कि सदियों से हिंदू समाज पीड़ित रहा है। 1000 साल तो वो जोड़ते ही हैं, उसको और पीछे भी जोड़ सकते हैं। ये सदियों से हिंदू समाज पीड़ित रहा, अब 2014 के बाद जाके इस समाज में जाना ही। तो ये उसी मुद्दे पे जाके अटक गए हैं। अब यहाँ कांग्रेस को ये सोचना है कि वो उस मुद्दे पर न जाए। कांग्रेस ने, जैसे आज मैं गारंटी सुन रहा था प्रियंका जी की जो आपने बताई
कि शिक्षा 12 तक की शिक्षा फ्री होगी। पहले भी शिक्षा फ्री थी 12 तक की, लेकिन बच्चों को जो वजीफा देने की बात हुई है ये बहुत अच्छी योजना है। और एक चीज मैं और बता दूं, अगर इस तरह का पैसा अगर आप देते हैं तो किसी भी प्रकार की रेवड़ी या फ्री भी नहीं है, ये सारा पैसा घूम के सिस्टम में आता है। अखिल स्वामी जी बेहतर जानते हैं, ये सारा पैसा घूम फिर के सिस्टम में आता है, और जब पैसा सिस्टम में आएगा तो अर्थशास्त्र की आर्थिक गति बढ़ती है। भटकी कहाँ से है? भटक ये 2014 से ही गए हैं, और ये भटके जानबूझ के हैं। 2014 में जिन वादों पर आए थे भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, उस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर इन्होंने एक काम भी नहीं किया। और भ्रष्टाचार हो और खुल के हो और उसकी जांच न हो, इसके इन्होंने कई काम किए। नंबर 1, नोटबंदी का घोटाला देख लीजिए। नंबर 2, 2017 में इलेक्टोरल रोल्स का इंट्रोड्यूस करना देख लीजिए। पीएम केयर्स फंड में चंदा है। पीएम केयर्स फंड किसका है? सरकार का है कि निजी आदमी का है कि ट्रस्ट का है कि मंत्री का है कि प्रधानमंत्री का है कि जनता का है? आज तक नहीं पता। लोगों भले सरकार का लगा हुआ है। इसके अलावा अभी हाल की ही खबर है कि 2 सीनियर इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस के अफसरों ने, जिन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में भारतमाला प्रोजेक्ट और आयुष्मान घोटाले के बारे में वित्तीय अनियमितता पकड़ी, घपले पकड़े, उस सीएजी की रिपोर्ट पर कभी उनका ट्रांसफर सीएजी ने कर दिया। ये कहा जा सकता है कि साहब सरकार का सीएजी से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल सही बात है, सरकार का सीएजी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसी पे जाता है कि सीएजी को कहीं ना कहीं से कहा गया होगा। आखिर क्या बात है कि जिस सीएजी की रिपोर्ट पे 2G, 3G, CWG तमाम घोटाले हुए और सारे घोटाले बाद में फ्लॉप हुए, साबित नहीं हो पाए। कोर्ट में जरूर थोड़ा बहुत साबित हुआ, उसमें सजा भी मिली, लेकिन इतने इन दोनों पर की जांच क्यों नहीं हुई? जांच होने के बजाय उन अधिकारियों का ही स्थानांतरण कर दिया गया, और ऐसे अधिकारियों को यह संदेश दिया गया कि आइंदा से ऑडिट रिपोर्ट में यह सब मत देखा करिए, आप लिख दीजिए कि कोई ऑब्जेक्शन नहीं, और हो तो अपने लेवल पे निपटा दिया करिए। ऑडिट कैसे होता है और कैसे मैनेज होता है, थोड़ा बहुत हमें भी इसकी जानकारी है। अब लटकी कहाँ है? अधर में लटकी। वो सोच नहीं पा रही कि वो कौन सा रास्ता अख्तियार करे। वो मध्य प्रदेश में क्या करे, वो राजस्थान में क्या करे, छत्तीसगढ़ तो छोड़ दीजिए, तेलंगाना को भी छोड़ दीजिए। मध्य प्रदेश में बहुत मुश्किल से इनको लगा था कि शायद अब वो शिवराज सिंह चौहान को दाएं बाएं किनारे करके वो जो सांसदों और मंत्रियों को टिकट दिए उनमें किसी को वो मुख्यमंत्री डिक्लेयर करा देंगे। राजस्थान में वसुंधरा राजे को वो किनारे करके ला देंगे। जाहिर सी बात है कि नरेंद्र मोदी जी का अपने जो हैसियत थी, उस हैसियत को जिस भी छत्र अपनी चुनौती देनी शुरू की, उसकी शामत आ गई, और उसकी शामत राजस्थान में भी आई और एमपी में भी आ रही है। क्योंकि ये सारे छत्र, मतलब ये सारे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही मुख्यमंत्री भी थे और कुछ हद तक सीनियर भी थे। तो जो आप इतना अटकेंगे, इतना भटकेंगे, इतना लटकेंगे, तो जनता आपको झटक देगी। मेरा तो ये कहना है कि आपने आज बड़ा बढ़िया शीर्षक लगाया है, अटकी भटकी लटकी, और प्रकाश जी ने जो झटकी जोड़ा है, इससे ये और मौजू हो गया है। तो मेरा ये मानना है कि जो भी धार्मिक मनोवृत्ति आ रही है, जो भी धार्मिक एजेंडा बीजेपी ला रही है, कांग्रेस को इस ट्रैप में नहीं फंसना है। यह एक ट्रैप है कि कल के दिन आप कह दें कि साहब वो जो है वहां जाने की क्या जरूरत थी। आप बिल्कुल उसको जाएं, कहीं जहां भी जाएं, आप उन्हीं मुद्दों पर अड़े रहिए जिन मुद्दों को लेकर आप अब तक अड़े हुए हैं। मुद्दों के कारण आपने कर्नाटक जीता, जिन मुद्दों का आपने हिमाचल जीता, और जिन मुद्दों को लेकर जनता से पिता है। अब 2 मिनट समय लूंगा सुरक्षा पे। तो सुरक्षा के बारे में एक तयशुदा ऑर्डर रहता है वीआईपी को भी, और हम लोग जो सुरक्षा में रहते हैं उनको भी, कि वो जो कहेंगे वीआईपी को मानना पड़ेगा। वो बिल्कुल, अगर हम कहेंगे कि आप अभी गाड़ी से नहीं उतरेंगे तो गाड़ी से नहीं उतरेंगे। मैं जवाहरलाल नेहरू के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर जमुना प्रसाद तिवारी थे, प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। वो सब इंस्पेक्टर से आईपीएस हुए थे, डीआईजी सिक्योरिटी यूपी को रिटायर हुए। रहीम सेन 6 फुट से ऊंचे थे। जवाहरलाल नेहरू ने उनको डांट दिया और सीट से वो गाड़ी से उतर गए। जमुना प्रसाद त्रिपाठी उनको कंधे पर लाके गाड़ी में धोख के बिठा दिया और कहा कि बिल्कुल नहीं उतरेंगे, आप अंदर रहेंगे। तो सुरक्षा में क्या स्थिति होनी चाहिए, सुरक्षा कर्मी तय करते हैं। और यहाँ पर प्रशांत जी की बात बिल्कुल सही है, टारमैक पर किसी को नहीं जाना चाहिए। वहाँ 4 या 5 लोग जो बिल्कुल जो उनकी स्वागत करने के लिए जाते हैं, उनका भी माला फूल पहले चेक कर लिया जाता है और उनकी लाइन लगा ली जाती है, उनकी चेकिंग हो जाती है, वो स्वागत करते हैं। और गाड़ी में बैठने के बाद वो पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो जहाँ जो मिलता है मिलता है।
तो गोदी मीडिया के पास अब कोई काम नहीं है। मणिपुर छोड़ के वो इजराइल भी चले गए हैं। अब कुछ दिन वो प्रधानमंत्री जी की ये तीर्थ यात्राएं दिखाएंगे और असल मुद्दों पर वो आएंगे नहीं, और असल मुद्दों पर उनसे आने की उम्मीद भी नहीं की जानी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में मैं फिर यही अपनी बात करके खत्म करूंगा कि बीजेपी वाकई अटक गई है, भटक गई है, लटक गई है, और अब तो बस चुनाव परिणाम ही से तय हो जाएगा। हम सब तब तक तो रोज ही मिलते रहेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया की बात आप कर रहे थे, उधर इजराइल का मीडिया जो है वो लगातार कह रहा है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू साहब जो हैं, बेंजामिन नेतन्याहू, आप इस्तीफा दो, और खुल के कह रहा है, खुल के लिख रहा है कि जो कुछ हो रहा है वहाँ गाज़ा पट्टी पे हमास की तरफ से, और क्या ये मिली भगत है या कुछ और है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल दागे जा रहे हैं मीडिया की तरफ से वहाँ के प्रधानमंत्री पे। लेकिन क्या हिम्मत है हमारे देश के मीडिया की, जो यहाँ पे अगर कुछ सरकार से सवाल कर ले, सरकार से ये पूछे कि पुलवामा मामले में क्या कुछ हुआ अभी तक, बस इतना पूछ ले। इतनी हिम्मत अगर है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है। एक वीडियो बनाया हूँ, ज़रूर देखिएगा। हमारी राय हमेशा की तरह आज से शुरुआत किया हूँ, थोड़ी सी तबीयत को दुरुस्त करने की कोशिश, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है इजराइल और फिलिस्तीन का मामला, ज़रूर देखिएगा। आना चाहता हूँ अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, और आपसे ज़रा समझूँ कि हम लोग मध्य प्रदेश की बात तो कर रहे हैं, लेकिन जब राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ तो हर तरफ से अटकी भटकी लटकी झटकी सब दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके बाद भी मीडिया जो है, अभी पिछले दिनों जो तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनवा रहा है, वो 135 सीटें दे रहा है कांग्रेस की जगह बीजेपी को, और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया कहाँ किनारे लगा दी गई हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया क्या कुछ कर सकती हैं, कोई अनुमान है अमलेंदु उपाध्याय जी? राजीव जी, मुझे लगता है कि अभी भारतीय जनता पार्टी की असल में एक ही सूची आई है, और दूसरी सूची भी आ जाए तो वसुंधरा राजे सिंधिया जो करेंगी वो तुरंत मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि अभी हमला जो है वो वसुंधरा राजे सिंधिया के किले पे पूरा नहीं हुआ है, अभी वो दरवाजों पे ही हमला हुआ है। जो 10-12 उनके समर्थकों के टिकट काटे गए, जिनमें नरपत सिंह राजवी खासतौर से प्रमुख हैं, जो उनका खास समर्थक समझे जाते हैं। तो अभी मुझे लगता है वसुंधरा राजे सिंधिया और वेच एंड वाच की स्थिति में है। अभी वो देख रही हैं और अभी विचार कर रही हैं कि ठीक है, आप अगला अपना जो चल लीजिए। मुझे लगता है कि राजीव जी, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, जो हम जो कह रहे हैं कि अटकी लटकी भटकी बीजेपी जो है, वो प्रधानमंत्री ने अटका दिया है भारतीय जनता पार्टी को, ले जाकर के राजस्थान में तो खासतौर से अच्छे तरीके से। भटक तो हालांकि वो गए थे राजस्थान में भी, और वहाँ भी जो है तो शिवराज सिंह ने लटका दिया था अच्छे तरीके से। जब वो पहुंच गए थे ऋषिकेश जाकर के जो थे वो संन्यास पत्र लिखने लगे थे, तो उसी से घबरा के प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं अपना पहाड़ों की शरण में। तो ये है, तो मुझे लगता है कि वसुंधरा राजे सिंधिया जो है जो करेंगी, वो भी थोड़ा समय जो है हमें इंतजार करना है कि भारतीय जनता पार्टी की दूसरी सूची भी आया, उसके बाद फिर जो मालूम पड़ेगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया क्या करती हैं। कुल मिला के जो अभी तक सूचनाएं आ रही हैं राजीव जी, जो मेरी वहाँ लोगों से बातचीत हुई है और पत्रकारों से बातचीत हुई है, उसमें उनका कहना स्पष्ट है कि अशोक गहलोत बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी में हैं, और जिस तरीके से ये वसुंधरा को किनारे करने की कोशिश कर रहे हैं, वसुंधरा उतनी ही ज़्यादा मजबूत हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत वसुंधरा राजे सिंधिया बनने जा रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी भी समझ रही है, अब समझ में आने लगा है शायद, और इसलिए फिर वहाँ जो है वो कमेटियाँ बनाई जा रही हैं कि वहाँ जाकर के ठीक से काम किया जाए और जो नाराज लोग हैं उनको बनाया जाए। लेकिन अगर आप वसुंधरा राजे सिंधिया को ही आप जो है वो काटना चाहेंगे राजस्थान में, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए रास्ता आसान नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी को वहाँ जाके मुख्यमंत्री नहीं बनना है। मोदी जी को बनना है, मोदी जी तो पहुँच गए हैं। वो 2024 के बाद जो उनका जो मन अटका लटका भटका था, तो उसको ठीक करने के लिए पहुंचे हुए हैं इस समय पहाड़ों पे। तो 2024 के बाद तो उनको जो है मतलब गए हैं अपना चित्र ठीक करने के लिए कि वहाँ सब ठीक ठाक रहे। 2024 के बाद जहाँ जाकर के धूनी रवानी है, वहाँ जाकर के बैठेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन राजस्थान में जो है वो खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम जो है वो ठीक ठाक मोदी जी मुझे लगता है कि कर चुके हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ बहुत बुरी स्थिति में फंसी हुई है। तो अब थोड़ा और आने वाला समय बताएगा आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से वहाँ चीज़ें होती हैं, ये सब देखा जाएगा। लेकिन जो राजीव जी जो बड़ी चीज़ है जो आपने मीडिया को लेकर के भी, आपने जो इजराइल के खाने बातचीत की, देखिए ये मुझे लगता है कि ये जो मत्था टेका जा रहा है, ये मत्था टेकने के कई एक संदेश हैं।
इधर प्रधानमंत्री मत्था टेक रहे हैं, उधर हमारा मीडिया जो है वो, हमारे संवाददाता जो गए हैं यहाँ से, वो तो आगे प्रेस और बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए जो है लगे हुए हैं। कैमरामैन जो है बिना प्रेस की जैकेट पहने हुए, बिना बुलेट प्रूफ के जो है वो कैमरामैन चल रहा है। तो भाई ये गोली जो आके लगनी है हमारे, क्या इनको जो रिपोर्टर्स गए इनको ही लगनी है? तो वहां से जो संदेश देने की कोशिश की जा रही है, वो जो आपने कहा कि यूक्रेन का युद्ध दिखाया गया पूरा उस चुनाव के दौरान, तो अब जो है ये दिखाया जा रहा है इजराइल का युद्ध हो रहा है, फिलिस्तीन में मारे जा रहे हैं फिलिस्तीनी, और आप बता रहे हैं कि वहां जो है आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं जाकर के इजराइल से। भाई फिलिस्तीन भी चले जाओ, फिर गए ही हो, इतना ज्यादा अगर युद्ध की रिपोर्टिंग करने का शौक है तो फिलिस्तीन जाकर भी कर लो। जो एक बड़ी बड़ी की बात राजीव जी, जो आपने अपनी वीडियो बनाया वो तो है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। एक येल विश्वविद्यालय जो अमेरिका का है, उसमें एक इजरायली है, यहूदी है, प्रोफेसर ओरेल बेइलिंसन, उनका ट्वीट है 9 अक्टूबर का। तो उसका अर्थ ये है, वो कह रहे हैं कि यह वैश्वीकरण के सबसे मूर्खतापूर्ण उत्पादों में से एक है कि जब भी नेतन्याहू ट्वीट करते हैं तो अधिकांश हिब्रू भाषा की टिप्पणियां उनके इस्तीफे की मांग करती हैं, और सबसे अधिक जो उनको सपोर्ट करने वाली टिप्पणियां होती हैं वो हिंदी में होती हैं। यानी भाई लोग जो है वो यहाँ से नेतन्याहू की सरकार बनवा रहे हैं। भाई पहले अपना जो महामानव जो कंदराव में पहुंचने वाला है, पहले उसको बचाओ कि नेतन्याहू को बचा रहे हो? तो ये जो कर रहे हैं राजीव जी, तो वहां नेतन्याहू के जरिए जो है, ये अगर राजस्थान को ठीक करना चाहते हैं और मध्य प्रदेश को ठीक करना चाहते हैं, तो भाई जो कंदराव में गया है पहले उसको वापस कर ले आओ। नेतन्याहू तो जा ही रहा है, नेतन्याहू ने अपनी वहां बाहर कैबिनेट बना दी है, और अभी तक जो भटके हुए थे, अब वहां जो लेफ्ट विंग है उनके साथ भी मिलकर के उन्होंने बनाई है कैबिनेट। यानी कि एक वहां राष्ट्रीय सरकार एक तरीके की बन गई है, और नेतन्याहू जो है केवल उसको लीड कर रहे हैं। तो अब जो सवाल यहाँ उठे हैं, देखिए अब हमारे यहाँ भी सोशल मीडिया पे जो थोड़े से लोग हैं जो सवाल पूछते रहते हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई ये क्या नेतन्याहू ने कोई पुलवामा तो नहीं है ये वहाँ उनके द्वारा रचा हुआ? अब इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, तो अब ये है कि नहीं है, और पुलवामा क्या था क्या नहीं था, वो सब तो अलग ही चीजें हैं, जांच के विषय है सब। मुझे लगता है कि उनकी अब तक जांच हो जानी चाहिए थी, जांच क्यों नहीं हुई? ये सरकार रहते जांच नहीं होती तो अगली सरकार आएगी वो जांच कराएगी, लेकिन जांच तो होगी उसकी, और तथ्य तो सामने निकल करके आएंगे। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि अब प्रधानमंत्री जो जिस तरीके से अटके भटके लटके घूम रहे हैं, तो उनको अब जाकर के देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ पूरी स्थिति है वहाँ जाकर के ध्यान देना चाहिए। वो 24 घंटे में 18 घंटे भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में काम करते हैं। अब ऐसे में भी उठ करके अगर चले जाएंगे कंदराव में, तो कैसे भारतीय जनता पार्टी का भला होगा? मुझे लगता है कि शिवराज सिंह ने जो है जो एक तरीके से कहा जाए उद्घोष कर दिया है, और खुद को प्रोजेक्ट कर दिया प्रधानमंत्री के टक्कर पे एकदम, कि अब मैं भी बैठ करके जो हूँ गंगा के किनारे जो है कुछ लिख सकता हूँ। तो प्रधानमंत्री को मुझे लगता है वो चुनौती जो पेश की है शिवराज सिंह ने, उस चुनौती से निपटने का कुछ रास्ता ढूंढने के लिए प्रधानमंत्री जो है वो पहाड़ों की कंदराओं में समय घूम रहे हैं। राजीव जी जी, चुनौतियां और सबको उत्तराखंड ही क्यों नज़र आता है, उत्तराखंड ही क्यों पहुंच रहे हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिर उत्तराखंड में क्या है कि उत्तराखंड पहुंच जाते हैं, पहले शिवराज सिंह चौहान पहुंचते हैं गंगा के किनारे ऋषिकेश, और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ से क्या 5 राज्यों के चुनाव को साधा जा सकता है? क्या लगता है प्रोफेसर अखिल स्वामी जी? ज़रा आप बताइए, थोड़ा अपने सनातन धर्म के की जो चाबी है उसको ज़रा घुमाइए, ज़रा आपसे समझूं कि आखिर क्या कारण है कि ये सब उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। कोई गंगा के किनारे तो कोई आदि कैलाश दूर से दिख रहा है वहाँ। नहीं राजीव जी, चलिए आपने सनातन धर्म का क्योंकि परिप्रेक्ष्य ले लिया, तो मैं जानना चाहता हूं आपने माननीय मोदी जी को श्राद्ध करते देखा क्या? माता जी की मृत्यु हुई है, हम जितने भी असली सनातनी हैं वो श्राद्ध करते हैं। इस समय डमरू बजाने के बजाय माता जी का श्राद्ध करना बहुत आवश्यक था, जो तर्पण करना, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना, ये हमारे सनातन धर्म में बताया गया है। तो क्या अब हो सकता है ये आपका डीवी लाइव देख के कल वो श्राद्ध की जो परंपराएं हैं उसका पालन करें? देखिए मुझे ऐसा लगता है जो डमरू आप लोग कह रहे हैं ना, वो डमरू बजा रहे हैं, वो डमरू नहीं बजा रहे, बीजेपी की जो चुनावी संभावनाएं हैं उसको बजा रहे हैं। और देखिए एक और चीज है, जो शिवराज सिंह चौहान तो डाउन स्ट्रीम में बैठे, मोदी जी अप स्ट्रीम में जाके बैठ गए। उन्होंने कहा ठीक है तुम ऋषिकेश में बैठे हो, मैं गौरी कुंड में बैठा हूं, कल ये ना हो कि वसुंधरा राजे और अप स्ट्रीम में जाके बैठ जाएं, वो यमुनोत्री या गंगोत्री में बैठ जाएं कि हम अप स्ट्रीम में जा रहे हैं, अब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा।
तो देखिए इन चीजों की संभावनाओं पे कोई असर इसलिए नहीं पड़ने वाला है। जो आरोप ये राहुल गांधी पे लगाया करते थे कि राहुल गांधी जब चुनाव का रण क्षेत्र सजा हुआ है और जिस समय सब रणकुंभियां बज रही हैं और पूरा युद्ध के दोनों जो सेनाएं हैं वो आमने सामने अड़ी हुई हैं, उस समय जाके डमरू बजाने की क्या आवश्यकता है। भगवान खुद कहते हैं युद्ध क्षेत्र में जब आपको लड़ाई लड़नी है उस समय राजनीतिक लड़ाई लड़िए, लोकतांत्रिक रूप से लड़िए। इसको पलायनवाद कहते हैं। आप युद्ध क्षेत्र से भागने का प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मोदी जी को यह प्रेरणा मिली है या किसी ने उनको बताया है कि अब अपना राजनीतिक रूप को छोड़िए और आध्यात्मिक रूप को धारण कीजिए, जिससे 2024 में जब सत्ता का परिवर्तन हो तो आप ये कह सकें कि मैं तो राजनीतिक आदमी नहीं हूं, मैं झोला उठा के देश के बाहर नहीं जाऊंगा, मैं तो कहीं गौरी कुंड में या कहीं भैरव घाटी में या कहीं जाके वहां आसन जमाऊंगा। मैं तो आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, राजनीति में तो मैं जरूर आ गया था, देश से बाहर नहीं जाऊंगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इजराइल सेफेस्ट कंट्री था जहां जाने की बात हो रही थी, अब इजराइल भी। और जो पत्रकारों के बारे में राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है, देखिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, या तो स्टूडियो में शूट हो रहे हैं ये, उनके पासपोर्ट देखिएगा, उनके पासपोर्ट मंगा लीजिएगा कि सही में इजराइल गए हैं कि नहीं गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि चांदनी चौक में, करोल बाग में सारी शूटिंग चल रही है, क्योंकि पासपोर्ट देख के ही पता चलेगा कि वास्तविकता में इजराइल गए हैं या स्टूडियो के अंदर ये शूटिंग चल रही है या दरियागंज या करोल बाग के किसी चैम्बर को लेके या बड़े हॉल को लेके वहां शूटिंग चल रही है बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नाटक चल रहा है। और जब युद्ध क्षेत्र में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और खड़गे साहब जो है अड़े हुए हैं, अपने लोकतांत्रिक रूप में जनता के समक्ष खड़े हुए हैं, ये लोग डमरू बजा रहे हैं, कोई बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के घूम रहा है, कोई ऋषिकेश घूम रहा है, कोई हरिद्वार घूम रहा है। तो पूरा भटकाव है। जो होना चाहिए वो कांग्रेस कर रही है, जो नहीं होना चाहिए वो बीजेपी कर रही है। जी, जो नहीं होना चाहिए वो बीजेपी कर रही है, जो होना चाहिए कांग्रेस कर रही है। भटकाव में बीजेपी है, लेकिन कांग्रेस किस प्रकार पूरा जो इस चुनाव को है उस पर केंद्रित है। जरा एक बार फिर से आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, कितना कांग्रेस केंद्रित नजर आती है चुनाव पे, आपका नजरिया? मध्य प्रदेश के मामले में मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अभी चुनाव में पूरे जोर शोर से नहीं आई है। उम्मीदवारों की सूची नहीं बनी है और उस पर भी बात खबरें हैं कि शायद राहुल गांधी ने कमलनाथ की भेजी हुई सूची को ओके नहीं किया है, कुछ नामों पर उन्होंने को रोक दिया है। अब श्राद्ध पक्ष खत्म होने के बाद कांग्रेस अपनी सूची जारी करेगी और फिर पता चलेगा कि कांग्रेस ने किन लोगों को मैदान में उतारा है। अब बीजेपी के सामने चुनौती है कि बीजेपी ने तो अपने बहुत से उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लगभग 125 से अधिक उम्मीदवार घोषित कर दिए। तो बीजेपी के सामने चिंता यह है कि उनके सामने कौन आने वाला है। तो और अब बीजेपी में कई नाम कटने वाले हैं, तो अब बीजेपी में मजा आएगा कि बीजेपी में लोगों के नाम कटेंगे, विधायकों के नाम कटेंगे, उनका टिकट कटेगा, तो वहां पे वो बिलबिलाएंगे या विद्रोह करेंगे। वहां उनमें तमाशा होगा बहुत कुछ, और तमाशे की शुरुआत हो चुकी है। सबसे बड़ा तमाशा विंध्य क्षेत्र में शुरू हो गया है, जहां टिकटों की मारामारी है, बहुत ज्यादा टिकटों की मारामारी है। तो अब मध्य प्रदेश की राजनीति में मजा आने वाला है। मजा इस सेंस में कि कांग्रेस जब अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी तब पता चलेगा कि कांग्रेस क्या कर रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो बातें कही आज, उससे ये बात साबित हो गई कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो भी घोषणाएं की हैं, वे घोषणाएं कुछ साधारण व्यक्तियों ने नहीं बनाई है। उन घोषणाओं के पहले उस पूरे ड्राफ्ट को तैयार करने वाले कई आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने इस बात का हिसाब लगाया कि मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए क्या क्या किया जाए, और विद्यार्थियों को की मदद करने का या विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का एक बड़ा फायदा ये होगा कि वे भविष्य में जाकर समझेंगे कि किस पार्टी ने उनके हितों की रक्षा की है। अभी जो विद्यार्थी हैं जो प्रियंका गांधी की योजना से लाभान्वित होंगे, उनकी संख्या करीब 92 लाख है, और वर्तमान मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में 1,31,00,000 बहनों को राशि दे रहे हैं, 1250 रुपए। कांग्रेस ने कहा कि हम इसे
बढ़ाकर 1500 कर देंगे, तो 1250 की बजाय 1500 हम देंगे और विद्यार्थियों को मदद करेंगे। विद्यार्थियों को मदद देने का एक और फायदा ये है कि एक तो विद्यार्थियों को मदद दी जाएगी, वो लाडली बहना की तुलना में कम है, पर ये विद्यार्थी आगे जाकर देश के नागरिक बनेंगे और देश के लिए एक एसेट होंगे। ये योजना इसलिए बहुत सराही जा रही है। दूसरी एक और बात है कि प्रियंका की सभा में जो भीड़ थी वो काफी जबरदस्त भीड़ थी और मंडला जैसी जगह में 30,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे और 2 लाख वर्ग फीट का पंडाल बना था। आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितनी भीड़ रही होगी। तो प्रियंका गांधी ने जो कुछ किया वो जबरदस्त तरीके से किया। एक और बात प्रियंका ने कहा कि शिवराज जी ने आपको क्या दिया। उन्होंने महंगाई दी, भ्रष्टाचार दिया, बेरोजगारी दी और घर घर में शराब दी। उन्होंने कहा कि हम भर्ती का बैकलॉग करेंगे, जिन गांवों में पट्टे नहीं दिए वहां पट्टे देंगे। तो सारी योजनाएं जो प्रियंका गांधी ने गिनाई है वे समझ लीजिए कि कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र है। उन्होंने मंडला में आदिवासी महिला सम्मान की गारंटी दी कि हम आदिवासी महिलाओं का सम्मान करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को हम अधिक पैसे देंगे। ये बात मायने रखती क्योंकि तेंदुपत्ता इकट्ठा करने वाले लोग छत्तीसगढ़ में भी बहुत हैं। वहां उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में एक बोरा तेंदुपत्ता का 4,000 रुपया मिलता है, यहाँ नहीं मिलता। तो इसका बहुत ज्यादा अर्थ है। दूसरी बात कि प्रियंका ने अपने भाषण में महिलाओं पे होने वाले अत्याचारों का जिक्र किया और कहा कि 17 बलात्कार हर रोज हो रहे हैं और ये भी कहा कि बीजेपी आदिवासियों को जूते छाता दे रही है, बोनस नहीं दे रही है तेंदुपत्ता वालों को, क्योंकि इसमें कमीशन है। तो प्रियंका के भाषण में था कि निशाने पे थे कि ये सरकार भ्रष्ट है, ये सरकार अक्षम है, ये सरकार दलितों की, आदिवासियों की, महिलाओं की शोषक है, उनका शोषण करने में मदद करती है। राजीव जी, मैं बताऊं कि इन बातों पर कई लोग कहेंगे कि देखिए कांग्रेस ने किस तरह से दरवाजे खोल दिए हैं, भंडारा कर दिया है, खजाने खोल दिए। बता दूं कि मध्य प्रदेश में अगर कोई 5 स्टार होटल खोलता है तो उसे 30% सब्सिडी मिलती। यानी ताज ग्रुप अगर 300 करोड़ का होटल खोलेगा तो 90 करोड़ रुपए उसको सब्सिडी मिलेगी। 90 करोड़। इंदौर जैसे शहर में जहां इंदौर विकास प्राधिकरण एक आम आदमी को मकान देता है, प्लाट बेचता है, तो प्लाट का दर होती है 10,000 रुपए वर्ग फुट तक की। लेकिन टाटा टीसीएस को जमीन दी गई 130 एकड़ जमीन केवल 5 लाख रुपए एकड़ के भाव में दी। यानी जो राहुल गांधी ने कहा था कि गुजरात में जैसे अडानी को टॉफी की कीमत पे जितने पैसे में एक टॉफी आती उतने पैसे में 1 वर्ग मीटर जमीन दी गई, यही हाल मध्य प्रदेश में भी है। तो लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि कांग्रेस किस वर्ग के साथ है, किन लोगों के साथ है, और बीजेपी की सरकार किन लोगों के साथ है। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो मुद्दे उठा रहे हैं उसका लक्ष्य 2024 का चुनाव है, क्योंकि वर्तमान मुद्दों को, ये जो मुद्दे हैं ये तो विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की कांग्रेस देख ही रही है, लेकिन कांग्रेस का लक्ष्य 2024 का चुनाव भी। और यहीं पे नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की चिंता नजर आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं लोकसभा की और अभी उसमें से 28 सीटें बीजेपी के पास है। अगर मान लीजिए कि कांग्रेस के पास 20 सीटें चली गई या 15 सीटें भी चली गई तो बीजेपी को दिल्ली में सरकार बनाने में कितनी असुविधा होगी, इसका अंदाज लगाना वो लोग लगा सक रहे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी। चिंता इसलिए तो हो रही है अभी से। जी, और मध्य प्रदेश से जुड़ा हुआ छत्तीसगढ़ और राजस्थान है, तो जब पूरी पट्टी में इस तरह का परिवर्तन होगा तब दिल्ली में 2024 बड़ा कठिन होगा। शायद यही बात कांग्रेस की खटक रही है बीजेपी को, और बीजेपी इसी से चिंतित है। राजीव जी, बीजेपी इसी से चिंतित है क्योंकि राजस्थान की 25 की 25 सीटें आज की तारीख में बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश का बता ही रहे हैं, 29 सीटें मध्य प्रदेश में हैं। लोकसभा सीटों की बात कर रहा हूं, उसमें से 28 सीटें जीत कर आई थी बीजेपी। मात्र 1 सीट कमलनाथ के बेटे जीते थे। और वैसे ही छत्तीसगढ़ में 11 में से 9 सीटें बीजेपी जीत के आई थी। तो छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों राज्यों में अगर बीजेपी लूज करती है,
50% सीट भी अगर लूज कर गई तो क्या दिल्ली में सरकार बना पाएगी? बहुत मुश्किल सवाल है। लेकिन निगाहें कहीं और निशाना कहीं और। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे जरा समझूं कि क्या कांग्रेस की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं विधानसभा चुनाव पे, और निशाना जैसा बता रहे हैं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी, निशाना 2024 है, ये माना जाए? और अगर ऐसा है तब तो ये धुनी रमाना बिल्कुल सही है, अभी से ही डमरू बजाने की आदत लग जानी चाहिए और शंख फूंकने की। देखिए, मोदी जी ने केवल अपने हाथ में डमरू नहीं लिया है, ऐसे तमाम अपने भक्त पैदा कर दिए हैं। रोजगार तो कोई है नहीं, तो वो वही उनको करना है। रही बात इसकी कि कांग्रेस पार्टी की अपनी रणनीति क्या है, जितना मैंने इधर कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी को स्टडी किया है, वो उन राज्यों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जहां पे बीजेपी और कांग्रेस सीधे तौर पर आमने सामने है। करीब वो 13 राज्य हैं, जिसमें अपने कुछ मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, कर्नाटक है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। ये करीब 13 राज्य है और जहां पर 158 सीटें हैं। और इन 158 सीटों पर पिछली बार माने 2019 के चुनाव में 149 सीटें, राजीव जी मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, इन 158 में से 149 सीटों पर बीजेपी जीती थी, और इसमें आधी सीटें कांग्रेस के प्रत्याशी जो आए थे बीजेपी में उन्होंने जीती थी। असली जो निशाना है राहुल गांधी का वो यहां पर है, इन 13 राज्यों पर जहां 158 सीटें आती हैं और मुकाबला सीधे आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी का है। बाकी जो राज्य हैं, बिहार, महाराष्ट्र, आपका बंगाल, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों में जहां पर अलायंस है, मजबूत है, थोड़ा उत्तर प्रदेश में आपको कमजोर दिख रहा होगा, लेकिन महाराष्ट्र, बंगाल, झारखंड और आपका बिहार, इन राज्यों में, हाँ, और जो मैं उन राज्यों की बात कर रहा था उसमें आप गुजरात माइनस कर दीजिएगा जी। गुजरात की सीटें शायद राहुल गांधी ने छोड़ दी, क्योंकि वो जानते हैं कि वहां पर कांग्रेस कमजोर है। यहां पर अलायंस अपना काम करेगा, तो ये कुल मिलाकर के करीब करीब 22-24 ऐसे राज्य हो जाते हैं जहां पर अधिकांश सीटें लोकसभा की आती हैं। इस स्ट्रेटजी पर काम राहुल गांधी कर रहे हैं कि अलायंस और प्लस अपना, यहां से पेच फंसा हुआ है। मोदी जी का जो यहां स्क्रू अटका है ना, कि राहुल गांधी तो ये खींच रहे हैं, उनके जबान से निकाल रहे हैं वो सीटें। कर्नाटक में लोकसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, यहां पर अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी से सीटें निकालती है तो फिर मोदी जी के इंद्रप्रस्थ का क्या होगा? अब आप ये भी कह सकते हैं इसलिए प्रैक्टिस चल रही है, लेकिन मोदी जी अभी इतने आसानी से चुनाव हारने को स्वीकारने वाले नहीं। ये नरेंद्र मोदी है और वो जानते हैं इस बात को कि उनके सामने एंटी इनकम्बेंसी है। अब लोग इस सूरत में भी नहीं देख रहे हैं उनको। अब चाहे आप पगड़ी पहने, तिलक लगाएं, शंख बजाएं, कुछ भी कर लें, लोग तब भी नहीं देखें, क्योंकि एक नारा लगा था राजीव जी एक जमाने में, 2014 में, हर हर मोदी, घर घर मोदी। आज की तारीख में हर घर में मोदी जी को कोसने वाला कम से कम एक बैठा है। बिना पेंशन का बाप या बिना काम का बेटा, और जो बेटी है उस बाहर वो जा नहीं सकती। अगर ढलती शाम हो तो इस पार्टी के जो समर्थक लफंगे हैं ना,
वो गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक दिखते हैं, और वही फिर 14 फरवरी को लाठी लेकर के तैयार हो जाते। आप के मुंह पर पेशाब कर सकते हैं, दलितों के आप मूंछ ही नहीं उखाड़ सकते हैं। दलित बेटी के साथ बलात्कार करने के बाद आप अपराधियों के साथ खड़े हो सकते हैं। ये मोदी जी के अपने कार्यक्रम है, ये उनके समर्थक हैं। ऊना से लेकर के हाथरस तक जो हुआ, और मोदी जी के बनारस में जो हुआ था, गटर में आदमी, वो सफाई कर्मी डूबा हुआ था, गले तक नहीं यहां तक। मोदी जी को शर्म नहीं आती कभी, क्योंकि वो पूरी आइडियोलॉजी, पूरी पार्टी, वो इंसान को इंसान ही नहीं रहना देना चाहती, और इसीलिए उनका सबसे बड़ा निशाना संविधान होता है। और मैं तो आज ये सोच रहा था राजीव जी कि अगर ये संविधान डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं बनाया होता, अगर किसी वेस्ट के किसी विद्वान ने बनाया होता, तो ये तो अब तक उसको निपटा चुके होते, ये कहते हुए कि अरे ये तो औपनिवेशिक दास्ता का प्रतीक है। वो तो इस देश के बहुजनों का सेंटिमेंट्स उस संविधान के साथ है, क्योंकि उस संविधान ने उन्हें इंसान बनने का अधिकार दिया। इनकी आंखें वहीं अटकी हुई हैं, क्योंकि इन्हीं को मनुस्मृति लागू करना है। महिलाओं के बलात्कारियों को इनको ऐसे ही रिहा करना है। 15 अगस्त पर भाषण देते हैं महिलाओं के सम्मान पर, और छोड़ देते हैं बिल्किस बानो के बलात्कारियों। क्या लोग भूल जाएंगे? आप डमरू बजाएं, शंख बजाएं, या गंगा में डुबकी लगाएं, आपके पाप धुलेंगे क्या? जिस गंगा मैया का आह्वान करके गए थे, वो जार जार रोती होगी कि ऐसा पूत जन्मा है। वो अगर मैं उसी पौराणिक आख्यान को ले लूं, तो वो गंगा मैया क्या इनको बर्दाश्त करेगी या इनको ढोएगी? क्या करेगी? जो गंगा के भक्त लोग हैं, क्या इसको सहन कर लेंगे? तो अब जो हालात बने हैं, ये इंजेक्शन तो लगाते हैं बार बार कि लोग भूलते जाएं, लेकिन महंगाई भी है, बेरोजगारी भी है, अपमान भी है, डर भी है, लोग नहीं भूलेंगे। अब जो बजाना है वो बजा ले। लोगों को तो इंतजार है कि कब हमको बटन बजाने को मिलेगा, कब दबाने को मिलेगा। वो उनका भी दिन आएगा, उसके बाद वो बजाएंगे जो उनको बजाना है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत जी, 158 सीटों का जिक्र कर रहे हैं यहाँ प्रोफेसर रविकांत जी। बहुत महत्वपूर्ण, हालांकि चर्चा का समय खत्म हो चुका है और आपके पास और आपके तुरंत बाद सिंह साहब के पास क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊँगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यहाँ जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे राज्य जिस पर राहुल गांधी की नज़रें टिकी हुई हैं, और उन राज्यों की सीटों को जोड़ते हैं हम तो 158 सीटें आती हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इस वक्त चुनाव भी है, विधानसभा के चुनाव हैं। लेकिन उसके अलावा उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, ये तमाम ऐसे राज्य हैं जहां, और उन राज्यों में जहां बिल्कुल आमने सामने की फाइट है कांग्रेस और बीजेपी की, वहां पर नजरें टिकी हुई और उसके लिए काम करते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी की स्ट्रेटेजी को बता रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी। जरा आपसे भी समझना चाहता हूं कि इस स्ट्रेटेजी में राहुल गांधी कितने आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, लगता तो यही है कि वो जो सीटें जहां पे कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, वो राहुल गांधी का असली चुनौती, वही फोकस भी है। और वहां पे अगर वो हिलाते हैं इनका जनाधार बीजेपी का, तो फिर वो लंबे समय के लिए, केवल 2024 नहीं, फिर वो लंबे समय के लिए बीजेपी को विपक्ष में बैठना होगा। इसलिए क्योंकि देखिए, कांग्रेस के पास अभी देखिए लद्दाख में वो जीत कर आए हैं, उनके पास दक्षिण भारत भी है, उनके पास पूर्वोत्तर भी है, पश्चिम भी है। तो कांग्रेस का जो फुटप्रिंट है बहुत व्यापक है। बीजेपी की 90% सीटें
सिर्फ और सिर्फ वहीं आती है जहां राहुल गांधी का फोकस है। तो अगर वो हिलता है तो बीजेपी के पास कोई रिप्लेसमेंट वाली ज्योग्राफी है नहीं। जी दूसरा, इसके अलावा जो रविकांत जी कह रहे थे, मेरे हिसाब से 148 सीटें हैं जहां पे ऑलरेडी गठबंधन है, यानी बिहार, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, झारखंड, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर, ये मिला के 148 सीटें हैं और यहाँ पे ऑलरेडी गठबंधन है। महाविकास अघाड़ी है महाराष्ट्र में, बिहार में और झारखंड में महागठबंधन है, जेएनके में गुपकर अलायंस है, तमिलनाडु में कांग्रेस और डीएमके का अलायंस है। तो ये सारे अलायंसेस तो हैं। ये 148 सीटें हैं। जी इन 148 सीटों में अभी भी इंडिया गठबंधन की स्थिति अच्छी है और आगे और बेहतर होगी। जैसे बिहार में बहुत इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि नीतीश कुमार अब बीजेपी के साथ नहीं है। इस तरीके से महाराष्ट्र में बहुत इंप्रूवमेंट होगा क्योंकि शिवसेना अब बीजेपी के साथ नहीं है। जी तो ये 2024 में ये इलेक्शन, ये इम्पोर्टेंट एरिया होगा जहाँ पे ऑलरेडी है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे इंडिया गठबंधन बन गया है, चाहे वेस्ट बंगाल हो या दूसरे और इलाके हो। जी तो इसलिए उत्तर प्रदेश है। मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन को आने वाली सीटों के तालमेल के बारे में। अंदर अंदर काफ़ी बात भी हो गई होगी कि सीटें कौन सी किसकी कौन छोड़ेगा, कितनी कोई लेगा। ये उत्तर प्रदेश एक एरिया है, उत्तर प्रदेश एक इलाका ऐसा है जहाँ पे ऐसा लगता है कि दिक्कत आएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत स्मूथली वो हो जाएगा क्योंकि समाजवादी पार्टी को की बड़ी स्पष्ट सीटें हैं। नंबर 1 नंबर 2 की उनके पास 32 सीटें हैं। उस 32 में से वो सीटें भी जुड़ जाएंगी जो उन्होंने आरएलडी के लिए या बीएसपी के लिए छोड़ी थी। तो समाजवादी पार्टी का जो अपर ब्रैकेट है वो 40 सीट्स है। 40 सीट तक वो अच्छे से लड़ सकते हैं। तो उन्हीं जगह वो लड़ेंगे जहां अच्छे से लड़ सकते हैं, जहां उनके पास रिसोर्सेज हैं। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत मुश्किल नहीं आने वाली है। कांग्रेस की बड़े लंबे समय से परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश में नहीं रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी का बहुत स्पष्ट का उनका ग्राफ है जहां पे वो जा सकते हैं। जी तो मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी की जो स्ट्रेटजी है 2024 के लिए वो जरूर काम आएगी। उसमें एक बहुत बड़ा रोल जो प्ले होने जा रहा है वो होगा जातिवार जनसंख्या की मांग, सामाजिक न्याय की राजनीति। ये एक बड़ा उसमें जो रोल प्ले करेगा। बिहार में जातिवार सर्वे और जगह पे अब मध्य प्रदेश में या बाकी जगह करने की मांग हो गई। तो ये सब चीज़ें जो है वो उत्तर भारत में बहुत ज़्यादा मायने रखेगा और ये निश्चित तौर पर मानिए कि ये मंडल 2 के जैसा ही होने जा रहा है। बिल्कुल मंडल 2 की जैसा होने जा रहा है। और जातिगत जनगणना की बात कह रहे थे, जरा कुछ जोड़ना चाह रहे हैं रविकांत जी। जी मैं एक थोड़ा महत्वपूर्ण मुद्दे पर, और जब प्रशांत जी बोलते हो तो उनको सुनना और अपना ज्ञानवर्धन करना, और इसलिए मैं बहुत गंभीरता से उनको सुनता हूँ। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की भूमिका बहुत जरूरी है। सपा यहां उस तरह से नहीं लड़ पाएगी क्योंकि उसके खिलाफ जो माहौल है उसको अलायंस को समझना होगा, नंबर 1। और चूंकि इस चैनल को बहुत सारे लोग देखते हैं, विपक्ष बड़े बड़े नेता देखते हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूं। और उसमें भी नॉन जटाओ दलित और अति पिछड़ा पर फोकस करना होगा। तो उत्तर प्रदेश को यो छोड़ना ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिसे मंडल पार्ट 2 कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये राहुल गांधी की बहुजन पॉलिटिक्स है। क्योंकि मंडल की जब हम बात करते हैं तो अपर ओबीसी के सशक्तिकरण और
उसकी राजनीति के वजह से जो अति पिछड़ा है, वो जो अपने आप को कमजोर समझता है कि अब हमको नहीं मिला वो अवसर, और कांशीराम की बहुजन पॉलिटिक्स ने उनको बड़े अवसर दिए थे। तो मैं थोड़ा इसको अलग देखता हूं। मैं पूरे सम्मान के साथ ये कह रहा हूं प्रशांति से कि मैं देखता हूं कि राहुल गांधी की ये बहुजन पॉलिटिक्स है जिसको वो धार दे रहे हैं। जी, बहुजन पॉलिटिक्स राहुल गांधी की, और बहुत मज़ेदार तथ्य और बहुत मज़ेदार चर्चा यहाँ पे, और इस पे और भी आगे चर्चा हम करेंगे, क्योंकि आंकड़ों के साथ और एक दिन हम लोग बैठते हैं, चर्चा आप सबके बीच रखेंगे कि किन किन राज्यों में क्या परिस्थितियां हैं, कहां आमने सामने 158 सीटें कौन कौन से राज्य, सारे आंकड़ों के साथ हम आपके सामने बैठेंगे और इस पर चर्चा करेंगे। विजय शंकर सिंह साहब, ज़रा आपसे भी समझूं और क्लोजिंग कमेंट के रूप में कि क्या कुछ देख रहे हैं, निगाहें कहीं और, निशाना 2024, और निगाहें जो हैं इन 5 राज्यों पे है, तो यहाँ भी राहुल गांधी पूरी दमदारी के साथ कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। कल ही हम चर्चा कर रहे थे, और ये अटकी भटकी लटकी झटकी जो बातें हम कर रहे हैं, इसमें साफ दिखाई दे रहा है कि 5-0 होने जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि उनके मीडिया के लोग अगर उन राज्यों में भी बीजेपी का खाता खोलते हुए नहीं दिखा रहे हैं जहां जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर भी अगर खाता खुलता हुआ ना दिखे तो फिर आगे कहाँ बचता है। राजस्थान की परिस्थिति बनाने की कोशिश हो रही है राजस्थान में, लेकिन सब कुछ कैसा है, अभी हमारे साथी अमलेंदु उपाध्याय जी राजस्थान का जिक्र कर ही रहे थे। विजय शंकर सिंह साहब जी, बिल्कुल, जो जिस तरह की सर्वे रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे उसे गोदी मीडिया का सर्वे रिपोर्ट कहिए, चाहे कुछ और इंडिपेंडेंट सर्वे रिपोर्ट कहिए, या राजनीतिक दलों का अपनी अंदरूनी सर्वे रिपोर्ट कहिए, और हो सकता है कुछ इसी से मिलती जुलती सरकारी सर्वे रिपोर्ट जो आईबी की रेगुलर प्रैक्टिस में आता है वो भी हो रहा होगा, क्योंकि वो सार्वजनिक नहीं है इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही है। इन सर्वे रिपोर्ट्स को देखते हुए साफ साफ लग रहा है कि स्थिति 5-0 की तरफ ही जा रही है। मैं यहाँ पर प्रोफेसर विकांत जी ने बड़ी ज्ञानवर्धक बातें कही, प्रशांत जी ने भी कहा 198 सीटों का, अब चूंकि इनकी स्टडी है वो सही बता रहे हैं, उसको मुझे कोई कमेंट नहीं करना है। मैं ये जरूर कहूंगा कि पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने सोचा नहीं होगा कि कांग्रेस के इस रूप के साथ उसका मुकाबला होगा। उन्होंने ये सोचा होगा कि कांग्रेस जैसे सारे चुनाव एडहॉकिज्म के तौर पर लड़ती थी, कभी आए कभी चले गए, कभी भाषण दिया कभी चले गए, कभी भीड़ में हाथ हिलाया कभी चले गए, इससे लड़ेंगे, और वो अपने को चाणक्य के मुगालते में फंसे गए। चाणक्य का मुगालता तो उन्होंने तब भी था जब वो ऑपरेशन लोटस के तहत एक भ्रष्टाचार से चुनी हुई सरकार को गिरा रहे थे। ये बेशर्मी की हद है। आप जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को ईडी सीबीआई के छापों से डराकर गिरा दें और खुद को चाणक्य कहें, ये राजनीति नहीं है। ये राजनीति का सबसे घिनौना रूप है जिसका लोकतांत्रिक रूप से विरोध किया जाना चाहिए, विरोध हो रहा होगा। तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कांग्रेस का होमवर्क इसमें बहुत तगड़ा है। अब रहा सवाल कांग्रेस का टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में क्या स्थिति होती है, तो मुझे लगता है कि चूंकि इस समय कांग्रेस के सारे बड़े नेता, चाहे कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात कह लीजिए, चाहे अध्यक्ष जी की बात कह लीजिए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अन्य नेताओं की बात कह लीजिए, छत्रपति अशोक गहलोत, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल जी की बात कह लीजिए, ये सारे लोग कम से कम एक मामले में साफ तौर पर एकजुट दिखाई दे रहे हैं। और बीजेपी जिस तरह का अंतर्विरोध झेल रही है, वसुंधरा राजे जी का तो सामने ही है, मध्य प्रदेश में भी है, प्रकाश जी बता रहे हैं, और भी लोगों से खबर मिलती रहती है। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस की जो एकजुटता है ये बीजेपी के लिए सिरदर्द है, और बीजेपी को ये एक बड़ी चुनौती होगी। अब आगे आने वाले समय में कांग्रेस इस एकजुटता को और बढ़ाएगी ही, मुझे ऐसी उम्मीद है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर चूंकि सारी की सारी पार्टी सिर्फ 2 लोगों के इर्द गिर्द आगे सिमट गई है, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। इन 2 लोगों के इर्द गिर्द सिमटने का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बाकी सारे नेता या तो हाशिए पर पहुंच गए हैं या हाशिए पर डाल दिए गए हैं, या अपने आप को इन्होंने अपने खोल में सिकोड़ लिया है। तो अब जो करना है इन्हीं दोनों को करना है। तो इसका भी असर बहुत पड़ता है, और इसका असर कार्यकर्ताओं और अन्य नेताओं के मनोबल पर भी पड़ता है। और युद्ध हो, इम्तिहान हो या चुनाव हो, मनोबल की बड़ी तगड़ी भूमिका रहती है। और इस समय मैं एक वाक्य बस यही करके खत्म करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का मनोबल गिरा हुआ लग रहा है,
और कांग्रेस का मनोबल बढ़ा हुआ लग रहा है। जनता का खुल उनको साथ भी दिख रहा है। अब आगे जो भी होगा भविष्य। बिल्कुल, आगे रिजल्ट 3 दिसंबर को है और उस दिन तो तमाम बातें जितनी चर्चा हम कर रहे हैं सबसे पर्दा उठ ही जाएगा, लेकिन उससे पहले चुनाव की घड़ी नज़दीक आ रही है और जो जहां हैं, अगर आपके राज्य में चुनाव है तो ज़रूर सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम देख लीजिए कि आपका नाम है कि नहीं है, यानी कि चुनाव के दिन आप जाकर वोट डाल पाए ये सुनिश्चित कर लीजिए पहले। और इस पर बहुत सारी बातें आ चुकी हैं। अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर इसी पर रिसर्च कर रहे थे। उस रिसर्च पेपर में जो बातें वो लेके आए हैं बहुत मज़ेदार तथ्य है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं। सब्यसाची दास की बात कर रहा हूं और उसमें उन्होंने साफ साफ ये बातें बताई हैं कि कैसे वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए। क्या ऐसा अभी भी हो रहा है? ऐसा ना हो इसको सुनिश्चित करना आपका काम है। और दूसरा काम, वोट देने ज़रूर जाइए। और तीसरा, लोगों को जागरूक कीजिए कि वो भी जाएं, आपके आजू बाजू के लोग जाएं और वोट दे के आएँ। किसको दे रहे हैं ये मायने नहीं रखता, मायने ये रखता है कि आप जाकर वोट दे के आते हैं। बाकी तो 37% और 40% वाले लोग जो हैं वो अपना काम कर ही लेते हैं। और दिक्कत ये है कि यहाँ लोग जाते नहीं हैं, निकलते नहीं हैं, और निकल के कोई जाता भी है तो देखता है अरे मेरा नाम नहीं है, तो दिक्कत हो जाती है। और ऐसा उत्तर प्रदेश के चुनाव में खूब हुआ था। कई लोगों ने कहा कि परिवार का कोई एक आदमी इस पोलिंग बूथ पे तो दूसरा पता नहीं 3-4 किलोमीटर दूसरी जगह। कई लोगों के तो नाम ही नहीं, बहुत सारे नाम वोटर लिस्ट से गायब कर दिए गए थे। तो ऐसा ना हो, इसका ख्याल ज़रूर रखिए। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आज बहुत शानदार चर्चा रही, आप सबका बहुत शुक्रिया। सिंह साहब बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर रविकांत जी बहुत शुक्रिया। प्रशांत टंडन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर दीपक पाचपोर जी बहुत शुक्रिया।